सलाम दोस्तों। प्रोग्राम मिडिल ईस्ट मैटर्स के खुसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। आज हमारी गुफ्तगू में हमारे मेहमान हैं जनाब उस्मान काजी साहब। उस्मान काजी साहब बिला मुबालगा पाकिस्तान के चंद निहायत पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते हैं। आप बहुत सी ज़ुबानें जानते हैं और रवानी से उनमें ना सिर्फ कलाम कर सकते हैं बल्कि उनके अदब शनास हैं। पेशा वराना तौर पर आप तबाह हाल मुआशरों में जाकर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिलीफ का काम करते हैं और आप पिछली 2 दिहाइयों से मुसलसल ये काम कर रहे हैं। उस्मान भाई बहुत खुश आमदीद। नवाज़। बहुत शुक्रिया। आपके बारे में हाल ही में हमारे एक मुश्तरका दोस्त ने एक तहरीर लिखी फेसबुक पर आपकी किताब सफ़र व हज़र का तारुफ करवाते हुए। पहले तो अपनी किताब की इशाअत पे मुबारकबाद कबूल नवाज़। कीजिए। वो फरमाते हैं कि उस्मान काजी ढाका, बिश्केक, बैरूत, दुशंबे, नैरोबी, मोगादिशु, दमिश्क, काबुल इन शहरों में पाए जाते हैं और जहाँ कहीं तबाही होती है वहाँ उस्मान काजी मदद के लिए पहुंचे हुए होते हैं। तो उस्मान भाई ये 2025 है, पिछले 20 सालों में आप इन शहरों में गए हैं। मैं आपको तसव्वुराती तौर पर 1000 साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ उस्मान काजी रिलीफ का काम करते हैं। क्या ख्याल है ये जो हमारा नोन वर्ल्ड है 1000 साल पहले, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, तो ये ढाका, बिश्केक, बैरूत, दुशंबे, नैरोबी, मोगादिशु, दमिश्क, काबुल इन्हीं शहरों में 1000 साल पहले भी आना जाना होता या कुछ और शहर, कुछ और खित्ते होते? पहले तो बहुत शुक्रिया। अ, बहुत सारी ऐसी बातें हसनैन ने, हमारे दोस्त ने कही और आपने भी कही, जिससे नफ्स तो फूलता है, लेकिन शायद मैं उसका सजावार नहीं हूँ, लेकिन बड़ी नवाजिश। अच्छा। अ, यकीनन जो वाहिद चीज़ जिसको सबात है वो तगय्युर है। बिल्कुल। और मौसमियाती तगय्युर, अर्जियाती मसाइल और इंसानों के आपस में मसाइल, ये उतना ही कदीम है जितना कि खुद। खुद इंसान। और जो मौसमियाती और अर्जियाती मसाइल हैं वो तो इंसान से भी पुराने हैं। जी। तो यकीनन ये मसाइल तब भी रूनमा होते होंगे। जी। लेकिन ये कि अगर कहीं कोई मसला पेश आ गया है और उस्मान काजी वहाँ 24 घंटों के अंदर अंदर पहुँचने के काबिल है, ये सेहरा जदीद टेक्नोलॉजी के सर जाता है। हम्म। तब तो मिसाल के तौर पर हमने सुना कि जब इब्राहिम लिंकन साहब का कत्ल हुआ हम्म। तो वो इत्तला बर्रे सगीर कोई 1.5 महीने के बाद पहुंची। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो 1000 साल पहले हम ना होते तो कोई और होता, कोई ना कोई राहतकारी का काम जरूर कर रहा होता। हम्म। और अगर उसके पास उड़न खटोला होता जी। और वो पहुंच पाता वहां जहां तबाही हो रही है, हम्म। तो क्या ख्याल है, शहर और खित्ते यही होते एशिया, अफ्रीका या कुछ और इलाके? अ, अच्छा, ये मैं अर्ज करूं कि मेरे ख्याल में हाँ। जो आफात हैं, हम्म। आफात कुदरती नहीं होती। सही। आफात तमाम की तमाम इंसानी माशरे से मुताल्लिक होती। इसकी एक ठोस मिसाल ये है कि अगर वाकई तबाही का मूजिब सिर्फ जलजले होते हम्म। तो आज जापान पूरे का पूरा और आधा इंडोनेशिया गैर आबाद हो चुके होते, दुरुस्त। लेकिन ऐसा नहीं। नहीं। ठीक है। अगर खुश्क साली इंसानी मुआशरों को तबाह करने का बुनियादी अंसर होती तो सऊदी अरब और मुतहदा अरब इमारात की रियासतें बिल्कुल वीरान होती। बिल्कुल। ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल में। एक तो ये है कि कोई इलाका किस कदर ख़तर पजीर है, कुदरती या सियासी अवामिल की बुनियाद पर। लेकिन उससे अहम ये चीज़ है कि उस माशरे में कितनी सकत है उस झटके को बर्दाश्त करने की और गिर कर दोबारा उठने की, हम्म। जिसे आजकल बड़ा अंग्रेजी में फैशनेबली रिजिलियंस कहा जाता है। जी। जी। ठीक है ना जी। तो उर्दू में कोई अच्छा उसका वो नहीं मिला मुझे मुतरादिफ। अरबी में कहते हैं मुस्तदाम। हम्म। तो जितना इस्तेदाम पाया जाता है किसी माशरे में, इतनी ही उसमें गिर कर उठने की सकत होती है। तो ये जो जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, ये बड़े ही मुस्तदाम यानी रिजिलियंट खित्ते रहे हैं ये सब के हम्म। सब। खसूसन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दिमश्क में काम कर चुका हूँ, बैरूत में रह चुका हूँ, जो कि एक मखसूस तर्ज की तहजीब के गहवारे हैं। फ़लस्तीन जाने का बदकिस्मती से अब तक इत्तफाक नहीं हुआ, हम्म। लेकिन बाहर के अफ़वाह, नदी में दोस्त से बूए दोस्त आती है, कुछ कुछ जी। तो अंदाज़ा होता है कि वो इसी तरह के हैं। तो वहाँ बड़ी ख़ुसूसन
दिमश्क में, ये देखकर बड़ी एक वो आज अलग किस्म का एक तजुर्बा है। जो कुछ आप किताबों में पढ़ते हैं या जो आप वाइज़ों या ज़ाकिरों की ज़ुबानी सुनते हैं, अगर उससे मुतालिक कोई चीज़ मुजस्सम सूरत में आपके सामने आ जाए, हुँ, तो एक अजीब-ओ-गरीब सूरत बिल्कुल, हाल होती है। मसलन मैं एक रोज़ ऐनक टूट गई, जी, तो मेरा एक साथी है हुसाम, तो मैंने कहा यार कोई जानने वाला है ऐनक साज, तो उसने कहा जी चलते हैं। तो वहाँ एक दिमश्क में जो पुराना बसों का अड्डा है उस मोहल्ले का नाम है शेख साद। हुँ, तो उसने गाड़ी कहीं दूर खड़ी की और हम पैदल चलते हुए जा रहे हैं, तो एक गुंबद सा नजर आया। तो मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा ये दाहिया कलबी का मज़ार है। हुँ, अब जिस शख्स ने थोड़ा बहुत सीरत नबी से जिसको शगफ रहा है वो हुँ, जानता है कि दाहिया कलबी की क्या हैसियत है। इसी तरह जो बाब शरक़ी है दिमश्क का, हुँ, वहाँ का जो गोरिस्तान गरीबां जिसे हम कहते हैं, हुँ, तो वहाँ वो मौलाना हाली का शेर याद आता है कि चप्पे चप्पे पे है यहाँ गौहरे यकता तहे खाक, हुँ, दफन होगा न कहीं इतना खजाना हरगिज, हजरत बिलाल हबशी, हुँ, हजरत फिजा, हुँ, दो कदम चलें तो दो उम्महातुल मोमिनीन की जरी हैं, हुँ, और दूसरी जानिब जाएं तो अबू उबैदा इब्न जर्राह जो वहीं पर ताउन के हाथों इंतकाल हुआ जिनका, हुँ, चंद किलोमीटर 1.5 घंटे की ड्राइव के फासले पर आप जाएं तो वहाँ खालिद बिन वलीद, जामिया खालिद बिन वलीद में वो और उनके साहबजादे दफ्न। तो ये एक बड़ा वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना जी सोबरिंग एक्सपीरियंस है। हुँ, अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये कि मिसाल के तौर पे दिमश्क में एक गली है जिसका नाम है सिराते मुस्तकीम, और ये बाब शरक़ी से निकलती है। हुँ, और तो वो रास्ता वो है जिस पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चले हैं, हाँ, और जिस पर गुमान किया जाता है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कारोबार की गरज से हज़रत खदीजा का माल तिजारत लेकर आए, तो यही शहर का मरकज़ी इलाका था जहाँ सराएं वगैरह थी। तो इम्कान ये है कि क़याम शरीफ यही यहाँ रहा होगा। तो आप जब उन गलियों में चलते हैं और उन पत्थरों पे कदम रखते हैं, तो एक अजीब सा एहसास होता है, और ये भी ख्याल आता है कि इन इलाकों पर कैसे-कैसे अदवार गुज़रे। यहाँ जहाँ तक मालूम तारीख है, यहाँ बाज़ंतीनी तसल्लुत था, उसके बाद फिर यहाँ पर मसीहियत का ये गहवारा बना, हुँ, और फिर यही इलाका जो है वो बाकायदा तौर पर अगर आप कहें इस्लामी सल्तनत का, हाँ, मरकज़ है, सल्तनत का मरकज़ बिल्कुल, था जी, खिलाफत के बाद से, जी, दरबार यजीद जिसे हुँ, कहा जाए, या उसके पीछे वो महल है। हुँ, तो इलाके वैसे हैं, और ये बार बार फुकनुस की तरह जले हैं और अपनी खाक से दोबारा उभरे हैं। और अब बिल्कुल माजी करीब में एक और बहुत बड़े झटके से मुल्क सूरिया जिसे हमारे यहाँ शाम कहा जाता है, वो हुँ, एक झटके से दो चार हुआ, और वो फिर अपनी खाक से उठ रहा है। एक अच्छा, नहायत मैं खुशाइंद बात है। अपने तौर बड़ा समझदार और सयाना बन रहा था अच्छा। और सोच रहा था कि जब मैं आपसे ये पूछूँगा, ये सवाल और आपसे कहूँगा कि तख़य्युलाती तौर पर 1000 साल पहले अगर आप रिलीफ़ का काम कर रहे होते तो कहाँ होते? तो मेरा ख़्याल था 1000 साल पहले ज़ाहिर है यूरोप अहद तारीख़ में था, तो उस्मान काई साहब जवाब देंगे कि मैं लंदन में होता शायद या कोई पेरिस जा रहा होता, क्योंकि वहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा होती। तो आपने वो मेरी तवक्कुह के मुताबिक जवाब नहीं दिया और मैं अब भूल गया हूँ कि अब मैं आगे जो कहानी मैंने घड़ी हुई थी, वो तो सारी की सारी ज़मीं-बोस हो गई। अलबत्ता इसी नुक्ते पर अगर हुँ, आप इजाज़त दें, तो वो यूँ है कि यूरोप बहुत सारी आफ़ात से दो चार रहा है। हुँ, उनमें से अक्सर व बेशतर आफ़ात किताबी तारीफ़ की रूह से कुदरती नहीं थी। जी, बहुत सारी उनमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई भी आफ़त कुदरती नहीं होती होती पहले तो, लेकिन वो जो ख़तरात वहाँ दरपेश थे, मिसाल के तौर पर यूरोप में ज़लज़ले से ख़तर पज़ीरी बहुत कम है। हाँ, ताउन से जी, ता ताउन से होती थी मौतें, हाँ, और ताउन से मौतें क्यों होती थी? इसलिए कि वो तर्ज़ तामीर ये इस तरह का था हाँ, शहरों हाँ, का, और सेहत व सफ़ाई की का जानिब जी, तवज्जो नहीं थी बावजूद। तो अगर मैं वहाँ जाता तो शायद ना जाता मैं डर के मारे, अगर भेजा भी जाता। हाँ, चूँकि ये वो मसला है जो कि मेरे बस में नहीं है। हुँ, और जैसा कि लंदन के लिए इस मसले को फिर द ग्रेट फायर ऑफ लंदन ने हल किया। जी, के तो हाँ। जी, तो अब आप ये जवाब दे देते, तो फिर मैं आपसे पूछता कि भई 1000 साल के बाद आज हम देख रहे हैं कि वो तमाम मुआशरे तहज़ीब याफ़्ता हैं हुँ, और ये मशरिक़ जी, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम तहज़ीब है, यहाँ ये सारे शहर तो साबका मुस्लिम तहज़ीब के जी, ही बड़े-बड़े शहर हैं ना। तो फिर मैं आपसे पूछना चाह रहा था,
जो मैंने सोचा हुआ था पहले। तो जैसे पहला सवाल पूछ लिया है और जवाब में बहुत कुछ और सुनने को मिल गया, तो दूसरा सवाल भी वही पूछना चाहता हूँ जो पहले से सोचा हुआ है, वो ये कि आज है 2025, 1925 में अगर हम जाएं आज के 2025 को समझने के लिए, तो 100 साल पहले अगर आपने वो जवाब दिया होता कि 1000 साल पहले यूरोप अहद तारीख जी था, जी तो 100 साल पहले यूरोपियन कॉलोनियलिज्म दुनिया पर अरूज में थी। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इन 1000 सालों में ऐसा क्या हम माइलस्टोन या संग मील ऐसे क्या हैं कि वो जिन्हें नहाने की तमीज नहीं थी और इस वजह से वो हजारों लाखों की तादाद में मर जाते थे, जी तो वो इतने तहजीब याफ्ता कैसे हो गए? ठीक तो ये मेरा सवाल था। ठीक है। लेकिन ये सवाल भी मुताल्लिक है मेरा जी ख्याल से अब भी। अच्छा कुछ मुझे कुछ अरसा बरतानिया में भी रहने का इत्तेफाक हुआ बसिलसिला तालीम। जी तो खसूसन जो शुमाल मगरिब है बरतानिया का, यूके का नहीं, जी इंग्लैंड का, ठीक। इंग्लिस्तान का, तो वहाँ मैं रहा। अच्छा, तो अब वहाँ पर एक अजीब व गरीब चीज़ आपको मिलती है कि मिसाल के तौर पर एक जगह है यॉर्क। तो यॉर्क में जो बताया गया कि जी यहाँ के जो बादशाह सलामत थे मकामी या सरदार साहब थे वो यहाँ रहते थे, तो वो बमुश्किल इस स्टूडियो से भी आधे जसामत का कमरा था। हम्म। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि बादशाह सलामत हाँ। और इतनी सी जगह पे हाँ। रहते थे, और लेकिन उसके बिल्कुल बराबर में जो उसका मिंस्टर है यानी जो वहाँ का गिरजा है वो जी। एक अजीम उशान गिरजा है। हम्म। उससे अंदाजा होता था कि ताकत का मरकज कहाँ था। ठीक। ठीक है ना। तो बादशाह सलामत बुनियादी तौर पर जो चर्च था उस जमाने का, अ, उसके एक तरह से गमाश्ते कह लीजिए या उनकी मर्जी से वो एक तरह से कुछ हुकूमती फराइज सर सर अंजाम अंजाम दे। देते थे। तो जो कहने को वो इख्तियार हम्म। यानी रस्मी इख्तियार या अथॉरिटी तो बादशाह के पास थी, मगर पावर या जो कुवत थी वो चर्च के पास थी। ठीक। अच्छा, और अ, जो वबाएं फैलती रहीं और जो सिलसिला आप देखते रहे, तो उसकी भी जड़ अगर आप उस जमाने के जो अ, सियासी मईशत है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसको देखें तो आपको कुछ सुराग मिलता है कि ऐसा क्यों था। चूंकि जो यूरोप में, पूरे यूरोप में जो सबसे बड़ा जागीरदार था जो इदारा, वो चर्च ही था। ठीक। और चर्च बड़ा ही एक इस्तेहसाली तरीके से वो लोगों से वो बर्ताव कर। बर्ताव इस तरह से, वो जो उगाते थे उसका गालिब हिस्सा ये ले जाते थे। वो जो फैज साहब कहते हैं कि हाथ भर खेत से एक अंगुष्ठ पटवार ने काट ली, दूसरी मालिये के बहाने से सरकार कार ने ने काट काट ली। ली। तो वहाँ बादशाह सलामत का हिस्सा और चर्च का हिस्सा और ये सारा दे। तो उन बेचारों की जो है वो बड़ी ही एक उफ्तादा खाक किस्म की जिंदगी थी, जी। जिसमें सेहत और सफाई वगैरह को वो गालिबन उनमें सकत ही नहीं थी माली तौर पर, पहली बात। हम्म। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि उनकी इस हालत जार से चर्च को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक। अ, मर जाते तो और आ जाते, हाँ। ठीक है ना। इंसानों को नुकसान। लेकिन ये एक दिलचस्प आपने चूंकि ये सवाल उठाया तो इस तरफ मेरा ध्यान पहले नहीं गया था कि ये देखा जाए कि ताउन में मरने वालों में जो चर्च के कारपरदाजान थे हाँ। उनकी फीसदी तादाद कितनी थी? कितनी रही होगी। क्योंकि वहां पर उनकी जो मैंने इलाके देखे हैं जो जाए कयाम है उनकी, हम्म। तो वहां पर या उसके बारे में कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो मैंने ये देखा कि वो बादशाह सलामत का जो पूरा महल था, जी जी। उतने से कमरे में एक राहिब रहा करता था चर्च में, ठीक। और इस तरह के कई हाँ। कमरे थे। तो सुना ये जाता है कि वहां सबसे बड़ा जो उन्हें मसला दरपेश था वो जुओं का था। वो भी तो नहाने जी जी नहाने जी, से ही पैदा होते हैं। बिल्कुल। हाँ। कपड़ों की जुएं और उसकी, और हाँ। उसको ग्लोरीफाई भी किया जाता था। वो कहते थे जी ये सेंट एंथोनी के वो हैं, बीड्स हैं, हाँ। उनके जवाहिर हैं, हाँ। उनके पसीने के। हाँ। लेकिन वो ज़ाहिर है कि एक माइनर किस्म की एक इरिटेशन थी। जो ताउन और दीगर जो मसाइल थे, साल पेचिश की जो वबाएं फैल जाया करती थी, वो पेजेंट्स में फैलती थी, हम्म। काश्तकारों में जो कि मज़ारे थे। हम्म। तो नोबिलिटी या क्लर्जी इससे महफूज थे। जी, मेरा गुमान है कि ओके। निस्बतन, और इसको अगर देखा जाए तो शायद इसके वो भी मिले शवाहिद। अच्छा, जबकि जो मशरक़ वस्ता का जो इलाका जिसे कहा जाता है, हम्म। एक तो यहाँ का मौसम ऐसा है कि जो कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत नहीं है। हम्म। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये यहाँ साल में 4 मौसम होते हैं हमारे मुल्क की तरह। जी जी। पानी अल्हम्दुलिल्लाह वाफर है। हाँ बिल्कुल। तो अ, आप दिमश्क में जामिया उमविया में जाएं,
तो जो उसका बैरूनी दालान है, हम्म वहाँ खड़े होके अगर आप उसको देखें ना जी, उसका तालार जो हॉल है जिसमें नमाज होती है, जिसमें हम्म जमात होती है, तो उस पर दुनिया का सबसे बड़ा सोने का फ्रेस्को बना हुआ है। और वो तकरीबन, मेरा ये ख्याल है कि कोई 200-250 कदम यूं और कोई 100 कदम यूं, हम्म तो सारा सोने का फ्रेस्को बना हुआ है सब्ज पस मंजर में। हम्म, और वो जन्नत की तस्वीर कशी है। सही। तो उसमें नहरें हैं और उसमें दरख्त हैं और उसमें महल्लात हैं और पुल हैं, बहुत खूबसूरत है। उमवी तर्ज तामीर जो हमें करतबा में भी नजर आता है और नहीं, बाकी नहीं। नहीं वो नहीं है। मतलब ये असल में, ये जो जगह थी, मैंने जैसे अर्ज किया, ये बाज़ंतीनी सल्तनत का खलीफा थे, हाँ की ठीक है। हाँ और उसके बाद वो मसीहियत हाँ उन्होंने इख्तियार की, तो इसी को उन्होंने फिर गिरजा बना दिया। हाँ, अच्छा, जो उसकी महराब थी वो मशरक की जानिब थी, तो मुसलमानों ने उसे गिरा कर वहां दीवार खड़ी कर दी जी, और शुमाली दीवार की तरफ एक महराब निकाल दी, जो बाहर से सच्ची बात है कि बहुत अजीब सी निकली लगी हुई महसूस होती जी, है। तो ये गालिबन पहले से चला आ रहा था सिलसिला। हम्म तो उस पे वक्तन फ़वक्तन इजाफा करते गए, उमवी भी और उसके बाद सल्जूकी भी और उस्मानी भी और असद हम्म तक ये सिलसिला चलता आया। तो उसमें दिलचस्प बात यह है कि उसमें ये सब चीज़ें जो मैंने अर्ज की बनी हुई हैं सोने के पत्थरों से, हम्म मगर उसमें कोई जिंदा मखलूक नहीं है, यानी इंसान या जानवर नहीं है उसमें। हम्म, और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप गूता की तरफ निकल जाएं, जो कि उसी के मज़ाफ़ात में है दिमश्क के, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इसकी वजह से, कहते हैं ना, इंस्पिरेशन इसको बनाने वालों को कहाँ से मिली, चूंकि ये मनाजिर उनके आंखों के सामने थे, सामने उनकी जी, आंखों के। तो वहाँ मैंने अर्ज किया कि खुराक वाफर थी हम्म और वहाँ का तर्ज पैदावार हम्म, कुछ इस किस्म का था कि वहाँ पर एक एक्सप्लॉयटेशन की का इतना इंसेंटिव नहीं था, यानी कि सही। तरगीब नहीं थी चर्च के या बादशाह के पास। हम्म तो वो लोग जो थे वो जरा निस्बतन मुरफ़ाउल हाल थे, खुशहाल यूरोप के लोगों की जी, निस्बत, जहाँ बड़ी सख्त सर्दी पड़ती है, हम्म, गर्मी मुख्तसर है, धूप नहीं निकलती, और इस्तबदाद भी है ऊपर। और इफ्तार भी है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो, या इसे आप हैंगओवर कह लीजिए पुरानी मार्क्सियत का, हम्म कि जो सियासी निज़ाम है वो बुनियादी तौर पे एक अक्स होता है लोगों के पैदावारी रिश्तों का। बिल्कुल। तो यहाँ लोगों को, जो यहाँ के हुक्मरान थे या जो यहाँ का निज़ाम था मशरिक़ वस्ता का, उन्हें ज़रूरत नहीं थी इस तरह से मुस्तबद होने की, क्योंकि उसके बगैर भी उनका अच्छा खासा काम गुजारा चल रहा चल था। रहा था। हाँ और उन्हें ये अंदाज़ा था कि अगर ये लोग मरने लगे तो ऐसे हुनरमंद और नहीं मिलेंगे। ठीक है ठीक ना? ठीक हाँ मतलब ये अपने ज़माने के लिहाज से हाई टेक लोग थे, हाँ एग्रीकल्चर में भी हाँ, और दीगर चीज़ों में भी। तो मिसाल के तौर पर दिमश्क शहर के अंदर एक जगह है, उसका नाम है मरजा। सही। मरजा की वजह शोहरत ये है कि ये फांसी घाट हुआ करता था हाँ पहले, उस्मानियों के दौर में भी। और आखिरी फांसी जो मशहूर वहां दी गई वो एली कोहन एली कोहन को दी गई। हाँ को दी कमाल गई। साबित। हाँ बिल्कुल, मोसाद के एजेंट जो बिल्कुल। डिप्टी वजीर दिफा थे शाम के। जी, जी। जी तो और पहली जुबान उनकी अरबी थी और जी हम खैर। इराक से जी, जी। हिजरत करके, बिल्कुल। हिजरत नहीं, नकल मकानी। नक्ल मकानी। ये बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आपको मुख्तसर सुना देता हूँ कि खालिद अहमद साहब की याद में क्या परसों बात, रात को अब बस मैं महरूम रह गया। हाँ। हाँ तो वो मुजाहिद हुसैन बता रहे हैं कि खालिद अहमद ने अपने एक इदारिये में लिखा कि ये बाजार हुस्न से कुछ बीसवाओं ने हिजरत करके उधर चली ठीक गई है। हैं। सही, तो उस पर उनकी जवाब तलबी हो गई सही। एक जी, जी। इस्लामी तंजीम जी, की तरफ जी, से, और जी। उन्होंने कहा कि ये तुमने हिजरत का लफ्ज़ कोई हिजरत का लफ्ज जी, इस्तेमाल किया है, ये वो क्या कहते हैं जो पेशावर औरतें हैं उनके लिए, तो ये तो दुरुस्त। हाँ अच्छा, खैर वो इस पर वैसे अभी तक ये बहस बड़ी ताज़ा है कि माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, हम्म, और वो क्या है कि रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड माइग्रेशन। हाँ लेकिन ये दिलचस्प है कि आप हिजरत का लफ्ज जी, जो है जी, वो जी। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि ये वो हिज्र है जो हमें लायक है अरसे हाँ से, हाँ, इस पर बिल्कुल। अच्छा टॉलरेंस कम हुई है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मरजा जो है, जी जहाँ पर अली कुआन साहब को फांसी दी फांसी गई, हुई हाँ वहां से 7 नहरें निकलती हैं जो कि दरियाए बुर्दा से निकाली गई हैं। सही। और ये निज़ाम कदीम चला आ रहा था। हाँ और जो इसकी इस वक्त शक्ल है, ये वो शक्ल है जो इसे यजीद इब्ने मुआविया ने दी है। ठीक। ठीक है ना? तो उसके दीगर सियासी या जिस हवाले से भी आप उसे तारीखी किरदार से कतई नज़र, हाँ यहाँ से अंदाज़ा होता है कि इस इलाके में जो इंतज़ाम है पानी का, हाँ वो कदीम ज़माने से बड़ा ही मुंज़बित चला आ रहा है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? जिसमें 1400 साल का तो हवाला भी आपने दे मैंने दिया। अर्ज़ किया,
और एक पूरा मोहल्ला कनावात कहलाता है। कनात कहते हैं कारेज को, जिसको हमारे यहाँ ज़ेर ज़मीन पानी का पानी जो का जो, हाँ सिलसिला है। जी, तो एक बुजुर्गवार गुजरे, कार्ल विटवोगल। ठीक, कार्ल विटवोगल जर्मन माहिर नफ्सियात, तो पता नहीं, इमरानियात कह लीजिए। हम्म, उनका ये ख्याल है कि उनका एक बड़ा मशहूर थीसिस है ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, जी, यानी मशरकी इस्तबदादियत। और उनका ये ख्याल है कि इस्तबदादियत वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पर पानी की कमी पाई जाए। सही, अच्छा, उस चैलेंज भी किया गया है। तो उनका ये ख्याल है, मिसाल के तौर पर, कि लोगों को डंडे के जोर से या किसी मरई या गैर मरई ताकत की मदद से मती करना ज़रूरी होता है, ताकि वो एक पेचीदा पाशी के निज़ाम को चला, रवा दवा रख सके। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना? अगर लोगों की मर्जी पे छोड़ दिया गया तो वो सिस्टम टूट फूट का शिकार हो शिकार जाए, हो जाएगा। उन्हें चैलेंज भी किया गया है, मसलन ये कि श्रीलंका में इस्तबदाद नहीं रहा, हालांकि वहाँ बड़े कम्प्लेक्स वाटर वाटर, सिस्टम्स हैं, गलोया में वगैरह। अलबत्ता तो यूरोप में पानी की मसला नहीं था, हम्म, मौसम इस किस्म का था, हम्म, तर्ज पैदावार ऐसी थी कि वहाँ पर इस्तबदाद की शक्ल मुख्तलिफ। हम्म, चुनाचे वहाँ आवाम की सेहत और सफाई कोई मसला नहीं था, हाँ, यहाँ सेहत और सफाई मसला था। दूसरी बात यह है शायद कि चूंकि ये कबायली मुआशरा था जो मलूकियत में तब्दील हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, यूरोप का, नहीं, मशरक़ वस्ता का, ठीक, मशरक वस्त, तो उसमें वो कबायली अक़दार, मसलन मसावत का कम से कम दिखावा कायम था। हाँ, तो खलीफा होता या वाली होता, हाँ, उसे नमाज जुमा आम आवाम के साथ पढ़ना पड़ती और हाँ, गले भी मिलना पड़ता, बिल्कुल ठीक, तो वो खुद खतर पजीर हो जाता कि हाँ, कि सेहत अगर और सफाई। अवाम अगर बीमार हो या उनकी खुदा ना खास्ता कुछ रसीम हो, बिल्कुल। जी, चुनाचे हमने इसका कोविड के दिनों में मैं दिमश्क में था, तो वहां पर जाहिर है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ। तो हुकूमत, अच्छा, इस्तेबदादी हुकूमत की खूबी होती है कि उसका उसमें कारकर्दगी यानी एफिशिएंसी बहुत होती है। हम्म, तो उन्होंने हुक्म दिया कि तमाम जो मसाजिद हैं हम्म, उन पर ताला डाल दिया जाए, ठीक, और 5 जो स्टाफ मेंबर्स हैं, छोटी मसाजिद के लिए, बड़ी के लिए ज़्यादा होंगे, वो मस्जिद में ही रहेंगे, सही, ताकि अजान बुलंद होती रहे और हाँ, जमात भी होती रहे, होती रहे, 5 लोग नमाज 5 पढ़ लोग जमा नमाज भी पढ़ें। और वहां पर उन्होंने टेपें लगा लगा के और वो फासले का तयन भी कर किया दिया, होता है, जैसे एयरपोर्ट्स पर आपको नजर हाँ, आता है। ठीक है। तो वो हमारे मोहल्ले की मस्जिद थी, फिर ज़रा नरमी हुई तो वो जानने वाले थे इमाम साहब, तो मैंने उनसे हाल अहवाल किए। तो उन्होंने कहा कि जी, अभी तक तो हम बस शरई तकाजा पूरा करते वही रहे, ना, अब खोल दी गई है मस्जिद, हम्म, लेकिन अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का वो जो रिवाज है, और बाकायदा फतवा लिया गया है कि कंधे से कंधा मिलाने की जो है वो रुख्सत है इस किस्म के हालात में। हम्म, तो बहरकैफ आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसी वबा उस वक्त फैली होती है, कोई भी वबा, तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो साइंस की एक पैदावार है ना जी। जी, जी, वो ना होती तो खलीफा साहब मजबूर थे या वाली साहब के सेहत और सफाई का ख्याल रखते, वरना वो खुद जद पे आ जाते उसकी। मैं वही जानने में दिलचस्पी रखता हूँ, और वो मैं चूंकि खुद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा ये आज क्या तारीख है, तो उन्होंने कहा कि सर फलाना सितंबर ठीक, 2024। सही। तो मैंने उनसे पूछा ये 2024 क्या है हम्म। और क्यों हम इसको कह रहे हैं 2024। तो यकलख्त एक खामोशी हो गई, अच्छा। सब लोग सोच रहे हैं कि ये 2024 हम क्यों कह रहे हैं। जी। तो एक हाथ डरते डरते खड़ा हुआ, मैंने कहा जी बेटा, कि सर दुनिया को बने हुए 2024 वाह। बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया, लेकिन ये तो जो पहले दिन बनी थी उस दिन क्या तारीख थी, तो उसने कहा सर 001 हम्म। या 100। बिल्कुल ठीक। तो ये मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, हाँ, ये ग्रेजुएट हाँ, स्टूडेंट्स। जी। यूनिवर्सिटी में 7वें सेमेस्टर या तीसरे सेमेस्टर के बच्चों के अक्सर के ये ख्याल आते हैं। और उस यूनिवर्सिटी के नहीं जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, मेरी अपनी छोटी बहन जो यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, वो भी जब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी तो मैंने वो पूछा उससे एक इंटरव्यू लेने की खातिर, सही। तो उसको भी यही लगता है। तो मैं ये जानने में दिलचस्पी रखता हूँ कि ऐसे क्या वाकयात पिछले 1000 साल में रूनुमा हो गए हम्म। कि मुस्लिम मुआशरों में तो इंसानों की लाई हुई तबाही जो है वो आप जैसे लोगों को पुकार पुकार के अपने पास बुलाती है, और वो मुआशरे जहाँ ताउन था और ये था और वो था, वो आज दुनिया के तरक्की याफ्ता, तहजीब याफ्ता, महज़िब मुआशरों में हम्म। तब्दील हुए। ऐसे कौन से हम्म। संगे मील हैं जो दुरुस्त। उन्होंने तय कर लिए कि वो ठीक। कॉलोनियल ताकत बन गए? दुरुस्त। अच्छा, पहले तो वो जो आपने बात की ना, तो उस हवाले से एक चुटकुला अगर इजाजत जी, हो जी, तो मैं बिल्कुल, आपको, इजाज़त। तो वो
2024 से मगर क्यों है और दुनिया को बने हुए हाँ इतने साल हुए हैं वगैरह। तो टी.एस. एलियट साहब अंग्रेजी की जी शायर हैं। शायद तो उनकी एक सबसे मशहूर तो वेस्टलैंड है उनकी नज्म, लेकिन एक और नज्म है उनकी, कोरसेस फ्रॉम द रॉक्स। हम्म तो उसकी चंद सतूर हैं, वो ये हैं कि वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग, हम्म वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग, वेयर इज द नॉलेज हम्म वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन, हम्म एंड वेयर इज द विजडम हम्म वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज। ठीक तो इदादो शुमार में हम फंस गए, हम्म ये सोचे बगैर कि ये ऐसा क्यों है। और जो हम आज देख रहे हैं ये एक जमूद का तसलसल है मेरे ख्याल से। हमारे यहाँ जी, हम्म जमूद का तसलसल, और इसका ताल्लुक आपके सवाल से ही है। हम्म और वो ये है कि क्यों पर बहुत पाबंदी है, 2024 क्यों है, हाँ ये सवाल भी क्या है, मतलब ये सवाल 2024 ही क्यों है। हाँ ठीक है? तो क्यों पर पाबंदी है, क्योंकि अगर आप 2024 पर क्यों की इजाजत देते हैं हम्म, तो फिर लोग और भी पूछेंगे हाँ, क्यों कि ये क्यों है। हाँ ठीक है ना? मतलब पहले तो आप बेज़रर किस्म के क्यों पूछेंगे कि हमारे यहाँ ट्रैफिक उल्टे हाथ पे क्यों चलता है और अफगानिस्तान में सीधे हाथ पे क्यों बिल्कुल। चलता है, और इसके अलावा ये मैं भूखा क्यों हूँ और फलां वगैरह। बलूचिस्तान में हाँ एक गुरेज की इजाज़त दे, शायद उससे बात मजीद वाज़ेह हो जी जाए। जी जी तो बलूचिस्तान में पिछले को 20 साल से आपको इल्म है हमारे वतन में इंसर्जेंसी चल रही है, जी जी बेचैनी पाई जाती है। तो मैंने एक नौजवान से पूछा कि तुम्हारे ख्याल में क्यों ऐसा है। हम्म, तो वो खुद उसमें कोई अमली तौर पर शामिल तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वहाँ रहता है हाँ, तो राय तो है उसकी राय है उसकी, उसके कानों में चीज़ें पड़ती हैं। उसने कहा जी कि जब हम छोटे थे तो हम पूछा करते थे कि हम इतने तबाह बर्बाद क्यों हैं। जी हम्म, तो हमें बताया गया कि तुम इसलिए तबाह बर्बाद हो कि अ, तुम तहजीब याफ्ता नहीं हो जी और तालीम याफ्ता नहीं हो। सही हमने मान लिया कि हम हम्म, नहीं हो। कहने लगा हुआ ये कि खुसूसन पिछले 20 साल पहले पहले जो फिनोमेना को इस पंजाब के पोठवार वगैरह में ज़्यादा कवी था, वो पूरे मुल्क में फैल गया, और वो है खलीज फ़ारस के ममालिक में नौकरी करने के लिए ठीक जाने का। तो बिल्कुल हमारे भी लोग वहाँ गए, तो उन्होंने वहाँ देखा कि यार ये तो हमसे भी गैर मुहज़्ज़ब और गैर तालीम याफ्ता हैं, लोग जी और ये इतने अच्छे हाल में हैं, हाँ तो हम क्यों ऐसे हैं। फिर किसी ने बताया भाई इनके पास तेल है। हम्म तो कहता है फिर हमें ख्याल आया कि हमारे पास भी तो गैस है हम्म और कोयला है और हाँ सोना है और तांबा है, और पता नहीं क्या कुछ तो हम क्यों। हाँ उनके पास सिर्फ तेल है और हमारे तो पास अब देखिए इस क्यों से हाँ कितने हसास सवालात पैदा हो गए हैं, और कौमी सलामती से मुतल्लिका अहम मौजूआत वो जो अमूमी पब्लिक की गुफ्तगू का हिस्सा नहीं होना चाहिए जी उनकी तरफ बात चल निकलती है, तो तो हम उस तरफ नहीं चलते, नहीं, मैं हम उस तरफ हम बिल्कुल नहीं जाते ही नहीं चलते, है लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये उस जमूद का तसलसल है, चूंकि यही क्यों है जो उन्हें जिस पर पाबंदी लगाई गई 1000 साल पहले। पहले ठीक है ना? ठीक तो और वहां बतदरीज इस क्यों पर से पाबंदी हटती हाँ, चली गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, बुनियादी सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों क्यों हुआ। हुआ, मैं ठीक, आपकी मौजूदगी में सही यही समझना चाह रहा सही। हूँ जी। अच्छा, मेरी राय है, हम्म और मेरी राय ये है कि वहां पर वो एक चीज कहलाती है तारीखी वजूब या हिस्टोरिकल नेसेसिटी, हम्म जिसका ताल्लुक फिर वहीं आऊंगा कि ज़राए पैदावार से और पैदावारी ताल्लुकात से है। हम्म तो यूरोप वालों के लिए उनका काफिया तंग होने लगा। मैं आपकी बात हम्म, मजीद सुनना चाहता हूँ, लेकिन ये जो पैदावारी रिश्ता लफ्ज 2 दफा इस्तेमाल हुआ है जी जी। वो अच्छा कहेंगे कि ये तो मार्क्सी नुक्ता नजर से एक आदमी तारीख का जायजा ले रहा है। अच्छा, वैसे मार्क्स साहब ने भी ये बात कहीं से उड़ाई है। हाँ, अच्छा, हाँ, चूंकि इस पर इससे पहले भी चीज़ें मौजूद हैं, और मज़े की बात यह है कि इस पर लिखा गया है मशरिक़ वस्ता में भी हाँ, पैदावारी रिश्तों के हवाले से। मुज़्दक जी, मुज़दक तो बहुत बात की पैदावार हाँ है। जाहिज़ साहब ने सवाल अल उठाए जाहिज हैं। ने भी जी, अच्छा इब्ने उस्मान जाहिज़ ने सवाल उठाए हैं इस पर भी। अबुल अला मुअर्री ने, हाँ जो कि कभी गोश्त ना खाता था, मुअर्री, हाँ हाँ, उसने ये सवाल उठाए हैं, और उसका वो मशहूर जो अलामा ने उससे मजमून बयान किया है कि है तकदीर के काजी का ये फतवा है, अजल से से है जुर्मे ज़ईफ़ी ज़ईफ़ी की की सज़ा सजा मर्गे मफाजात मफाजात। ठीक है ना? तो ये सवालात मुअर्री ने भी उठाए। हटाए ठीक हाँ अब
हमारे देखने वालों को इत्मीनान हो जाएगा। सही। ये मार्क्सी नुक्ता नज़र से तारीख का जायज़ा। अब आप प्लीज़। हाँ, मतलब बात ये है कि वो तो लेबल लगा दिया है कि मार्क्सी है, जदीदिया है या फलां है। ये सवालात तो जब जब से तज़ादात मौजूद हैं तब से मुआशरे में, हाँ, तब से सवालात मौजूद हैं। तो उनका काफ़िया ज़रा तंग हो गया हाँ, यूरोप वालों का। सही। तो जो उनका तो उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को देखा कि इसको कैसे हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले आपस में उनकी एक रकाबत रही, खसूसन उस ज़माने की सुपर पावर स्पेन और बरतानिया में सही। तजारती रास्तों पर इजारादारी की, हुँ, और जिसमें फिर आर्मेडा का वाक़या हुआ और 500 शहनशाह साल फिलिप पहले। को जी, 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 हज़ीमत उठाना पड़ी। और जी। अच्छा, बीच में एक वाक़या और होता है, जो कि खसूसन बरे सग़ीर पे मुंतबिक होता है, सही, और ये वाक़या होता है जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह बढ़ के कुस्तुनतुनिया पे कब्ज़ा कर लेते हैं। सही। तो ये जो एक निहायत नहर सुएज़ से पहले ये दुनिया का सबसे वाइटल ट्रेड रूट था, जी, जी। इस पे इनका कब्ज़ा हो गया। हुँ। चुनांचे वो महँगा पड़ने लगा उन्हें ये काम। ये 1650 की दहाई। 1492, चौ 1492 सॉरी। 1492। तो फिर उन्हें मुतबादिल रास्ते की तलाश हुई। तो फिर वो उन्हें भारत हिंदुस्तान का रास्ता तलाश करना पड़ा, पढ़ा। जी, और उस चक्कर में किसी ने अमेरिका दरियाफ्त दरियाफ़्त कर कर लिया। लिया, और किसी ने वो रास उम्मीद के पप्पू ढोप का ओके, चक्कर लगा के ओके। ये रास्ता चार्ट हाँ, कर लिया। हाँ, तो वो यहाँ पहुंच गए, हाँ। हमारे यहाँ। हमारे और इसी तरह दीगर इलाकों में में भी, पहुँच शुमाली जी, अफ्रीका में पहुंच गए, यहाँ वहाँ पहुंच गए। तो बाकी जगह पर तो गहरी नज़र मेरी शायद इतनी ना हो। हमारे यहाँ तो ये था कि हमारे यहाँ वही टेक्नोलॉजी चल रही थी जो कि हम मोहनजोदारो के खुदाई में देखते हैं। वही हुँ, बैलगाड़ी थी, हुँ, वही तर्ज पैदावार था। ठीक है। ठीक है, वही तर्ज़ रिहाइश था वही वही। तर्ज तरीब, बिल्कुल। तो वो अ, हमें कोई इनोवेट करने की ज़रूरत नहीं थी, और हम ठीक थे। हाँ, ठीक थे या नहीं थे, बाहर क्या है, हाँ। लोगों का ये ख्याल रहा होगा कि हम ठीक थे। जो ज़माने के कंटेम्परेरी हम। ज़रूरियात उनको उसी जी, खित्ते में दस्तयाब थी। बल्कि सिद्दे हसन साहब का तो ये ख्याल है कि सिर्फ 2 चीज़ें बाहर से मँगवानी पड़ती थी, हाँ, एक लोहा और एक लाहौरी नमक। बाकी हर चीज़ गाँव खुद पैदा करता था। बिल्कुल ठीक। कपड़ा भी, और अपनी खुराक भी, और अपने दवा दारू का इंतज़ाम भी। और हुँ, तो जब वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ कोई लोगों को मिसाल के तौर पर दिलचस्प बात है कि चीन में बारूद हुँ, कोई 2000 साल से इस्तेमाल हो रहा है, सही। लेकिन सिर्फ आतिशबाजी के लिए। हुँ, उसका अस्करी इस्तेमाल करने का किसी को ख्याल नहीं आया। यहाँ तवज्जो ही नहीं थी। ठीक है ना? ठीक, ठीक। तो ये तो यूरोप में फ्रांसिस बेकन ने और बर्थोल्ड श्वार्ट्ज ने हुँ, इसका ये अस्करी इस्तेमाल किया। निकाला, और इससे रॉकेट बनाने का ख्याल सबसे पहले टीपू सुल्तान को हमको आया। आया। जी। ठीक है ना जी? चूंकि जरूरत नहीं थी, हुँ, वो एक क्या कहते हैं, इंसेंटिव नहीं था, प्रेशर नहीं था। यूरोप पे प्रेशर था, हुँ, उन्हें इनोवेट करना पड़ा। हुँ, तो जो जहाजरानी की सनत थी उनकी, जिससे वो तजारत करते थे जिंदा रहने के लिए, अ, उसके फिर आसपास दीगर इदारे जो हैं वो वकू पजीर होना शुरू हुए, जिसमें सबसे अहम इदारा इंश्योरेंस का है, चूंकि जहाज डूबते बहुत थे। हुँ, फिर उस रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट किया गया बहुत से लोगों हाँ, में। फिर इस रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन को ही चलाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां वजूद में आई, लॉयड्स, जेपी मॉर्गन जी। वगैरह वगैरह। सही, ठीक सही। है, हमें ऐसी कोई ज़रूरत पेश नहीं आई, हाँ, चूंकि हम ठीक थे। हमें बिल्कुल। खुदा ने 4 मौसमों वाली सरजमीन हुँ, बख्शी थी, यहाँ भी मशरक़ वस्ती में भी, शुमाली अफ्रीका में भी। अभी वाह! ठीक है ना जी? हाँ, इसी तरह जो अफ्रीकी ममालिक थे, खसूसन वस्ती अफ्रीका, हुँ, नाइजीरिया, ये हुँ, रवांडा, अ, इनके पास साल में 3 मौसम होते थे, जिनमें से एक हल्की बारिश का और एक भारी बारिश का मौसम था। हाँ। हर चीज़ वहाँ मिल जाती थी। फिर उनके यहाँ मौत और हयात के तस्वुरात भी बिल्कुल अलग से थे, जो कि उसी मौसमी ज़रूर सूरत हाल के अंदर ही पैदावार थे। हाँ, ठीक है ना? हमारे यहाँ कुछ और थे। तो मसला ये हुआ कि वो यूरोप के ऊपर जब वो दबाव पड़ा जिंदा रहने के लिए, और अपनी खुराक और दीगर चीज़ों को बरकरार रखने के लिए, और उन्होंने यहाँ पर निकलना शुरू किया, तो फिर आगे तारीख है कि हुँ, उन्होंने वसाइल का वहाँ पर मुंतकिल करना शुरू किया, और इस्तेहसाल की नई शक्लें हुँ, नौआबादियाती निज़ाम की शक्ल में सामने आई। सामने आई और हमने देखा कि यहाँ हिंदुस्तान में भी एंग्लो इंडियन जी, मुआशरे वजूद में जी, आ रहे हैं। हमने ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ भी देखा कि वहाँ अ, सफ़ेद फ़ार्म लोग कीनिया में भी उनके घर बने बिल्कुल, हुए हैं और यस, साउथ अफ्रीका में भी जी, उनके घर हैं और वगैरह-वगैरह। बेशक, फिर हम देखते हैं कि जंग अज़ीम दोम ख़त्म हो जाती है और नौआबादियाती निज़ाम के ख़ात्मे का सिलसिला शुरू होता है
और इन तमाम इलाकों से आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक वो लोग वापस अपने अपने देश को सुधार जाते हैं, और जो वापस जाना नहीं चाहते फिर वो इसी इंतजाम के तहत हमारे साथ बराबर के शहरी बन के रहते हैं, चाहे दुरुस्त वो कर्नल विलियम हो जो नौलखी कोठी में रह रहा था अली अकबर नातिक के पास, बिल्कुल या वो साउथ अफ्रीका के गोरे हों जो अब बिल्कुल साउथ अफ्रीका की टीम में ऐसे खेलते हैं। कहने वाले कहते हैं कि जहाँ सारी नौआबादियाती आउटपोस्टें खत्म हो गई हैं, जी वहाँ इसराइल भी हम्म खत्म हो जाएगा। नौआबादियाती पोस्ट तो वाकई हम्म खत्म हो गई, हम्म और उसकी वजूहत बहुत सी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे उसमें जो मजबूत वजह है वो ये कि वो सिस्टम अब एफिशिएंट नहीं रहा था। ठीक। जब उसकी एफिशिएंसी खत्म होने लगी हम्म तो फिर उसकी जगह जदीद नौआबादियाती न्यो कॉलोनियल मल्टीनेशनल कंपनी, अभी तो हम जी फेसबुक और क्या जी कहते हैं एलन मस्क के जी जी दौर में दाखिल हो रहने गए। जी जी। तो वो इसराइल का जो सिलसिला है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है इससे मेरे ख्याल में। सही। इसराइल का मसला इसलिए मुख्तलिफ है कि वो जदीद नौबातियाती निज़ाम से भी ज़रा सी बढ़कर चीज़ है। बियॉन्ड। जी मेरा जी। ख्याल है। और चूंकि बात वही है कि वो एनवायरमेंटल साइंसेज में कहा जाता है कि प्रेशर स्टेट रिस्पॉन्स, ये एक मॉडल है। ठीक। किसी चीज़ पे कोई प्रेशर पड़ता है तो उसकी जो माहियत है, जो कैफियत है, वो बदल जाती है। फिर वो कोई उसका जवाब निकालता है। सही। जो जवाब नहीं निकाल पाता वो फना हो जाता है, हाँ, और जो जवाब निकाल निकाल लेता है लेता वो वो बच जाता है। बच जाता है। जी। तो अ, जो यहूदी लोग हैं हम्म, उन पर बहुत सारे तारीखी तौर पर बहुत सारे प्रेशर्स आते रहे और उन्हें गेटोआइज किया गया और उन्हें यहूद का सवाल यहूद यूरोप में। यूरोप में। हम्म, अच्छा, अब ये है कि जो अच्छा एक चीज की वजाहत बहुत जरूरी है, सही। वो ये कि यहूदियत और सहियूनियत बहुत जमीन अलग आसमान का चीजें हैं। फर्क। और सहियून है, सहीहून नहीं है, मैंने तसी की आपके तर्जुमे में। सहियून हाँ जायोन। हाँ। अच्छा, वो एक उसमें वैसा ही फर्क है जैसा कि इस्लाम और अलकायदा और इस्लाम या दाइश में फर्क है, वैसे या ही फर्क है इस्लाम सहीयूनियत और विलायत फकीर और जैसे। विलायत फकीह में जैसा कि। ठीक है। हाँ। तो सहीयूनियत बुनियादी तौर पर अपनी जो अपना जवाज है वो निकालती है यहूदियत से। सही। अ, लेकिन यह है कि उन्होंने एक इसराइल वालों ने दो तीन काम ऐसे कर रखे हैं हम्म, जिसकी वजह से वो अपनी अपना वजूद बरकरार रखे हुए बका की बल्कि गुंजाइश उन्होंने अपने बल्कि लिए। फैलते जा रहे हैं। जी। तो उनमें एक बुनियादी बात यह है कि वो एक नॉलेज इकोनॉमी, सही। बुनियादी चीज। ठीक है। अच्छा, एक बात, नॉलेज इकोनॉमी क्या होती है? नॉलेज इकोनॉमी से मुराद ये है कि उनकी कुव्वत का बहुत सारा दारो मदार इल्म पर है। यानी वो आलम उन्नास है, लोगों में बाकी दुनिया की निस्बत ज्यादा पढ़े लिखे। ना सिर्फ पढ़े लिखे हैं हाँ। बल्कि वो ऐसी चीज़ों पर काम करते हैं जो बहैसियत मजमूई सारिफीन के लिए नाफे हैं। वाह। यानी चाहे हम सारिफ हैं या चाहे कोई भी जी इसराइल चीज बना रहा है तो जरूरत हमें भी है और जी यूरोप को भी है और हर किसी को। ऐसा और ऐसी बहुत सारी चीजें वो बनाते हैं। बनाते हैं। एक वजह ये है। ये वजह है एक हाँ, नॉलेज इकोनॉमी से। नॉलेज इकोनॉमी। ठीक। ठीक है। नॉलेज इकोनॉमी बनाना वो क्यों अफोर्ड कर पाए? हम्म, दो वजूहत से मेरे ख्याल। ये भी जरूरी है, बता दिए। अच्छा, एक तो ये है कि वो जब उनको 15वीं सदी से लेकर अब तक, जंग अजीम दोम तक, जब उन्हें वो एक बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन था यूरोप में जिसे कहते हैं पोग्राम। सही। पोग्राम के तहत उन्हें आबादियों से अलग थलग हाँ गेटोज में रखा जाता था। हाँ। और सिर्फ वो लोग वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे जिनकी अशद ज़रूरत थी बाकी मुआशरे को। सही। ठीक है। तो वो प्रेशर था उन पे, तो उन्होंने एडजस्ट किया कि वो ऐसी चीज़ों में कमाल या अख्तिसास हासिल करें जिनकी ज़रूरत मुआशरे को अशद रहे, हाँ ताकि मुआशरा उन्हें एलिमिनेट ना करे। हाँ, वो बाकी रहे। हाँ जी जी मुआशरा अगरचे उन्हें खत्म करना चाहता है, क्योंकि मुआशरे की अक्सरियत ये सोचती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कातिल वगैरह मसलन। मसलन। जी जी। जी। तो अ, उन्होंने इस तरीके से एक नॉलेज इकोनॉमी की उनकी एक ट्रेडिशन रही है गेटोज में रहने के ज़माने से ही। हम्म। अ, मश इराक में जो यहूदियों की सबसे बड़ी, सबसे सरबरावरदा खानदान जो है हम्म। वो है साची। साची एंड साची एक बहुत पावरफुल ग्लोबल लॉबिंग फर्म है, साची एंड साची। साची क्यों है ये? साद जी हैं।
साद जी। घड़ियां हम्म, मुरम्मत करते थे, सही। ठीक है ना। हम्म, अच्छा, तो अ, उसका एक पस मंजर है उनका। हाँ, अच्छा, वो इस स्केल पर कैसे वो कामयाब हुए कि वो अपने वसाइल को इसमें लगाएं? उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने दिफा का जो ठेका है वो बड़ी हद तक अमेरिका को दे रखा है। हम्म, ठीक। चुनाचे उनका डिफेंस बजट वो अपना पेट काट के नहीं निकालते हैं, वो हम्म, कहीं और से आ रहा है, हम्म, जिसके बदले में वो उन्हें कुछ खिदमत फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर तवानाई के जराए पर वो चौकीदारी करते हैं, उनकी तेल पे, जो कि गैस मशरिक पे। वस्ता से निकल। जी जी, है ना ठीक है। जी जी। तो एक नॉलेज इकोनॉमी, जी, दूसरा अमरीकी मफादात की निगरानी। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं चीजें इंटरलिंक्ड है, मेरे ठीक ख्याल में, जी। ठीक है जी। अच्छा, और तीसरी चीज ये है कि कम अज कम वो अपने इसराइली शहरियों की हद तक हाँ, वो एक फलाही रियासत बनाने में कामयाब है। सही। इसराइली शहरी का जिस पर लेबल लगा हुआ है हम्म, वो एक फलाही रियासत का बाशिंदा है। वो चाहे ठीक है मुसलमान है, अरब है, जी जी द्रूज है, यहूदी है, और जी। वो अफ्रीकी है या यूरोपी है, बिल्कुल ऐसा ही, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। सही। अच्छा, फर्क तो जाहिर है कि ग्लास सीलिंग तो हर जगह होती होती है, है, लेकिन हाँ, लेकिन बाहर के मसलन अमेरिका में भी जी ब्लैक लाइव्स मैटर अभी भी चल जी रहा है, जी और इसी तरह के कुछ मामलात हमें जी, इसराइल से भी सुनने को मिलते हैं। ऐसा ही है जी। हाँ, और हमारे अपने मुल्क में, हाँ, अच्छा, हमसाय ममालिक में भी, जी, अफगानिस्तान में, मतलब हाँ, सुल्तान अली किश्तमंद साहब वजीर आजम रहे, हाँ, लेकिन हजारा बरादरी पर एक स्टिग्मा है। हाँ, ईरान में बलोचों पे एक स्टिग्मा, बिल्कुल। ठीक है ना। हमारे मुल्क में तो बहुत सारे लोगों पर। बहुत सारे लोगों पर है, बहुत सारे ग्रोहों पर हम्म, है, और बहुत सारे अफराद पर है। हम्म, तो लेकिन कोई इसका मवाजना नहीं किया जा सकता जो इसराइल में फलाही रियासत है उससे, वो एक बाकायदा फलाही कह रियासत सकते है। हैं ठीक है यूरोपी तर्ज जी की। जी जी। अच्छा, और अ, लेकिन उसी तामीर में एक खराबी की सूरत भी मुज़मर है, जी, चूंकि सिर्फ पैसे से लड़ाई नहीं की जा सकती। सही। ठीक है, उसके लिए आपको फौजी चाहिए होते हैं। जी, इसराइल का जो मॉडल है वो है लाजमी फौजी सर्विस। सर्विस का, कॉन्स्क्रिप्शन का। जी, ठीक है, फलाई रियासत में रहने वाले लोगों के लिए साल में उम्र में 2 साल सर्विस करना, जो कि बुनियादी तौर पे इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटी है, कोई इतना मसला नहीं। नहीं होना चाहिए। ये जो अभी मसला जारी था, कॉन्फ्लिक्ट जारी था, इसमें उन्हें बहुत बड़ा मसला ये दरपेश आया कि वो लोग मर रहे थे, हाँ, कम तादाद में मर रहे थे फलस्तीनियों के। 100 मुकाबले। मरते थे तो उनका एक मरता था, जी, लेकिन मर रहे थे, हाँ, ठीक है ना। तो बड़ी बेचैनी थी, और कुछ पहले से भी नेतन्याहू साहब को मसाइल दरपेश थे अंदरूनी सियासत के हवाले से। तो इस उस्ताद तबाह के जितने भी सियासतदान होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई हवा खड़ा किए हाँ, रखें, हाँ, कोई ना, माहौल जो बना रहे। माहौल बना रहे, हाँ, ठीक है ना। तो वो उन्हें खुदा ने मौका दिया, हाँ, ठीक है। तो इसी में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है हम्म, या ये दोबारा से खड़ा हो जाता है सिलसिला शाम की तरफ से हम्म, या किसी और तरफ से, हम्म, तो फिर उनके लिए मेरे ख्याल में, हम्म, आप इसे विशफुल थिंकिंग भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, हम्म, उनके लिए इस पेस को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम्म, जब लाशें आना शुरू हो जाएंगी ना जी हम्म, घरों में, हम्म, तो जितनी लाशें आई उन्हीं पर इतना रोना धोना है, और अंदरूनी दबाव भी बढ़ रहा है कि हम्म। खत्म करो। तो 200 से ज्यादा फौजियों ने कल जी डीडब्ल्यू के मुताबिक लड़ने से इनकार किया है, जी, और और कल ही गजा में 5 फौजी मारे गए हैं, बिल्कुल ऐसा 1 अफसर और जी, 4 सिपाही, दुरुस्त, और 8 इस कदर घायल हुए हैं कि उनके बारे में भी खदशा है कि वो, जानबर ना हो सके, हाँ, या कम से कम जिंदगी भर के लिए माजूर हो माजूर जाए। हो गई हैं। और ये गजा की बात हो रही है, और जी, कल की बात हो रही है। दुरुस्त, गजा ऐसा ही जमीन बोस हो गया है वहां। जी, बिल्कुल ऐसा। तो अ, अगर कोई चीज, अच्छा, चुनाचे आप देखते हैं आज अखबार में मैंने देखा कि वो नॉर्वे जो एक प्रोसेस को लीड करता है, ओस्लो अकॉर्ड से अब तक जी, चला आ रहा है, और 2 स्टेट सोल्यूशन की सोल्यूशन, बात। तो वो एकदम से दोबारा जिंदा हो जिंदा गया हो है। गए, हाँ, उन्होंने वो इजलास बुला लिए हैं, हाँ। चूंकि अब ये मतलब साउथ अफ्रीका के साथ आयरलैंड शामिल हो गया है। जी, हाँ, तो और इसमें आपको जो नोटेबल एक्सेप्शंस मिलेंगे वो मुसलमान ममालिक नहीं वो की, तो जी जी जी, तमाम, तमाम। जी तमाम। तो इसी में अगर कोई वो है ना जी, इसी तामीर में जो खराबी की सूरत मुज़मर है उसकी, वो तभी है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग होता है और लाशें आना शुरू हो जाती हैं, और वेलफेयर स्टेट फ्रेजाइल होती है हमेशा दुनिया में हर जगह,
ठीक है ना जी। हम्म। तो तो क्या वो जो कहते हैं मुस्तफ़ा बरगूती जी फ़लस्तीन वाले बारूदी साहब जी। के तमाम मसाइल का हल इस बात में है कि इसका जो भी नाम हो, जी इसराइल नाम हो, अच्छा। फ़लस्तीन नाम हो, हम्म तमाम हम्म। शहरियों को या अच्छा। तमाम लोगों को जो गज़ा में रहते हैं, मगरबी किनारे में रहते हैं या हम्म, मेनलैंड इसराइल में जी रहते हैं, एक जैसे जमहूरी हकूक दे दिए जाएँ। वो यहूदी हों या अच्छा। मुसलमान हों या दुरूज़ हों या कोई भी, हम्म, और बस वोट दें, 5 साल के लिए हुकूमत बने। तमाम सिविल हकूक एक जैसे कर दिए जाएँ, जी तो ये मसला तय हो जाए। जिसे वन वन स्टेट स्टेट सोल्यूशन सॉल्यूशन कहते कहते हैं हैं। जी जी। अच्छा ये दोनों है, टू स्टेट सोल्यूशन, वन स्टेट सोल्यूशन, और दोनों के अपने हाँ, मसला। ये है वन स्टेट सोल्यूशन में, में के इसमें हाँ, बहर सूरत यहूदी माइनॉरिटी बन जाएंगे। बिल्कुल अभी भी बन सकता। अब वो चाहे 50 लाख जो इधर-उधर रहते हैं, जिन्हें वो वापसी का हक नहीं जी जी देते, जी जी उनको वापसी का हक ना भी दिया जाए, महज़ मौजूदा गज़ा और मगरबी किनारे और इसराइल में जी आबाद अरबों को लेकर एक बड़ी रियासत ऐसा बना दी जाए, जी तो भी यहूदी आज भी माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी में। तो और इससे क्या होगा? अच्छा इससे ये है कि वो खदशा भी जो यूरोप में यहूदियों को किसी ज़माने में रहा, शायद इतना शदीद ना हो। ना हो। हाँ, अलबत्ता ये खदशा ज़रूर रहेगा कि वो जो उनकी है ना जी, जो सहयूनियत, वो जो नज़रियाती बुनियाद है उनकी, हाँ, वो मुतज़लज़ल हो जाएगी, क्योंकि तो जूस का होमलैंड है ना जी, सहयूनियत के नज़दीक। हाँ, ठीक है। वो इसी तरह है कि जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग, और ख़ुसूसन हमारी हैत मुक़्तदरा, हाँ, जो एक हज़रत कायद आज़म का एक वक्ती सियासी दाव था, दो कौमी नज़रिया, हाँ, उसको तलाक देने पर अब भी आमादा नहीं है। हाँ, ठीक है ना, चूंकि उसके साथ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और हाँ। उसकी बुनियाद पर लोगों को किसी रास्ते पे लगाया भी जा सकता है और उनकी आवाज़ को दबाया भी जा सकता है। हाँ, और ये इतना आसानी से लोगों को इस तसव्वुर से हटाया जा सकता है कि जी उनको बता दिया जाए जी कि हिंदुस्तान में 25 करोड़ जी जी मुसलमान जी रहते हैं जी और पाकिस्तान में 1 करोड़ गैर मुस्लिम रहते हैं, जिनमें गालिब अक्सरियत अहले हनूद की है। जी ऐसा ही। तो फिर बच्चे पूछते हैं कि सर अगर वहाँ 25 करोड़ मुसलमान रहते जी हैं जी जी और यहाँ मुसलमानों के बाद दूसरी बड़ी आबादी दुरुस्त। हिंदुओं की है, तो दो कौमी नजरिया क्या है? बिल्कुल दुरुस्त। और इसीलिए फिर वो इस्लामी नजरियाती ममलिकत की बोगी ले आई जाती है, या नजरिया है पाकिस्तान की, जिसकी कोई तारीफ आज तक मुझे तो सुनने में नहीं आई। तो इसी तरह सहयूनियत को भी ये हम्म, नजरियाती खतरा दरपेश है वन स्टेट सोल्यूशन की सूरत में। हम्म, और इस चीज का इदराक है फलस्तीनियों की क़यादत को भी, हम्म, कि ऐसा हो गया तो ये नहीं हो पाएगा। मन ना, वो जैसे आप लोग कहते हैं ना जी, कहते ना कराना लीगल हो। हाँ, तो इसलिए वो इसरार कर रहे हैं कि जी जो बेस्ट ऑल्टरनेट टू दी नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है वो टू स्टेट कुछ सोल्यूशन भी है। नहीं है। ठीक है ना? हम्म, अच्छा उसको अंडरमाइन करने के लिए जाहिर है कि हम्म, इसराइल वाले भी चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं और सो नहीं रहे हैं। हम्म, तो अब मैं कॉमन सेंस की आपसे बात पूछता हूँ। आपको इल्म होगा कि गजा में जेर जमीन पानी नहीं है। सही। अच्छा, जी, गजा में कोई तेल के जखायर नहीं है, नहीं। गजा में गैस नहीं है। जी, इस मौजूदा लड़ाई शुरू होने से पहले हम्म, आपने, लोग कहते हैं ना, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, और आप पुरानी तस्वीरें देखें तो अच्छा खासा डेवलप्ड इलाका था। हाँ, मैं ये सब कहाँ से आ रहा था? इसराइल से है ना, जिम्मेदारी भी उसी की थी। क्यों आ रहा था वहां से? वो अगर उन्हें इस जगह पे रख के जिंदा जी ना रखें जी। तो क्या करें? ये मेहरबानी गजा पर ही क्यों थी, मगरबी किनारे पर क्यों नहीं थी? इसलिए कि मगरबी किनारे में तो वो खुद रहते। नहीं, सारे पे तो नहीं रहते। जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, हाँ, उसमें ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। 100 सवा 100 उनकी बस्तियां, 6 जी लोग, जी 6 लाख। बस्तियां हैं ना, ये गेटोज हैं उनके हाँ, एक तरह के। अच्छा, 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 लेकिन आबादी तो ज्यादातर आसपास आसपास। फलस्तीनी है। हाँ, लेकिन उन पर ही मेहरबानी नहीं है, वहां पर हर चीज का रेट भी ज्यादा है। हाँ, पानी भी उन्हें पैसे देकर लेना पड़ता है, अपना ही पानी। हाँ, उसकी वजह मेरे ख्याल में तो ये है ये, कि मगरबी किनारे वालों को डिमोनाइज करके हम्म, यहूदियत दुश्मन या मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट बनाकर पेश करना बहुत मुश्किल है, हम्म, क्योंकि वहां पर तो मसीही भी हैं। हम्म। हाँ, और बैतुल मुकद्दस का जो पुराना मोहल्ला है, उसका एक क्रिश्चियन क्वार्टर है और क्रिश्चियन क्वार्टर है जी, जी, आर्मीनियन भी हैं हाँ, उनमें। जी, ठीक है, तो उनको डिमोनाइज करना मुश्किल है। हाँ, गजा वालों को डिमोनाइज करना मुश्किल, आसान है। हाँ। इन्हें ये बनाकर पेश किया जा सकता है, जी, जो बनाकर। 2005 में यहाँ इलेक्शंस हुए थे, हाँ, और उसके बाद से हमास ने वहां पर वही सूरत हाल बनाए रखी जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा की है। सही। ठीक है ना, तो हम्म, वहाँ कोई मुखालिफ आवाज नहीं। आवाज नहीं है। हाँ,
या तो एलिमिनेट कर दिया गया या कत्ल कर दिया गया या जला वतन कर दिया गया या कुछ भी कर दिया गया। तो इसको दो हिस्सों में तकसीम रखना और इस तरीके से इन दोनों पे अपनी सियादत बरकरार रखना एक दाव था हाँ, इसराइल वालों का। उल्टा पड़ गया 7 अक्टूबर को। पता नहीं आखिरी नतीजा बताएगा कि नहीं, वो उल्टा मुझे पड़ा या नहीं। इसलिए ना कि सितंबर जी 2023 में जी नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ये एक ब्लेस्ड वर्ल्ड है, जी पूरी दुनिया को जी बता रहे हैं, और ये है इवल वर्ल्ड। जी तो ब्लेस्ड वर्ल्ड जो है वो है जो इसराइल को जी तस्लीम कर चुका है जी या थोड़े दिनों में तस्लीम कर लेगा। जी और उसके बड़े मुल्क तो सऊदी अरब हैं, और ये बात कोई कोई हसास मौजू नहीं है, नहीं, इसलिए कि पब्लिक की हाँ डिस्कोर्स में हाँ, कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, और उसके बाद 6 मुस्लिम मुल्क जी ऐसे हैं मजीद जी जी जो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। एक बहस हमारे यहाँ चल रही थी कि बिल्कुल क्या हम उन 6 में हैं जी जी कि नहीं। बिल्कुल तो 7 अक्टूबर के बाद अभी जी परसों सऊदी अरब की तरफ से बयान आया है कि जब तक हम जी 1967 के जी नक्शे पर जी फलस्तीनी रियासत नहीं देखते, जी जी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। जी मेरा ख्याल है कि अब उसको इतना बड़ा मसला नहीं रहा तस्लीम होने का, खुसूसन वाक़यात के बाद से। और जो उसका आखिरी जिसे कहते हैं ना फॉर्मिडेबल हरीफ था वो शाम था इस खत्ते में। हम्म चूंकि शाम वाहिद मुल्क था, आखिरी मुल्क था अब बचा था, जिसकी डिक्लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी ये थी कि हमें इसराइल से जंग करके इसराइल से जंग करके अपने मकबूजा इलाके भी वापस लेने और फलस्तीनियों के हक के खुद इरादियत को का भी भी इंतजाम। इंश्योर कर। जी जी ये वाहिद मुल्क था। हाँ और ये आखिरी मुल्क था जिसकी एयरफोर्स थी। हाँ, बाकी किसी के पास कोई ढंग की एयरफोर्स नहीं, ये एयरफोर्स थी इसकी। और ये वाहिद मुल्क था जिसके पास S-300 जी जी मिसाइल्स हाँ थे जो इसराइली मिसाइलों को रास्ते में जी रोक लिया करते बिल्कुल थे। ऐसा है। उन्होंने F-16 गिरा लिया था, मैं वहीं था इसराइल से आने वाला। ठीक है ना। तो तो ये तो अभी हम खबरें देख जी रहे हैं कि जी ये फलां दफ्तर से दस्तावेजात मिली हैं कि असद हुकूमत का दाइश से बड़ा करीबी ताल्लुक था, और ये फलां दफ्तर से हमें दस्तावेजात मिली हैं जो ये बताती हैं कि असद हुकूमत जो है वो मुसाद से और इसराइल से किसी तरह के ताल्लुक में थी, वगैरह वगैरह। रवाबित देखिए, एक तो है, एक हॉटलाइन थी, हम्म चूंकि ये एक फ्लैश पॉइंट है। हम्म और ऐसा राब्ता तो मुझे यकीन है कि जनूबी और शुमाली कोरिया के दरमियान भी भी होगा। होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वो तो दरमियान है इस ही, साल के 1 जनवरी को न्यूक्लियर साइट्स जी की जो लिस्ट है वो शेयर की शेयर जाती की जाती है। है। और वो रेड टेलीफोन भी है हाँ दोनों के दरमियान, हाँ, है बिल्कुल। ऐसा। वो मेरे ख्याल में वो तो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ग्लोबल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। हाँ अलबत्ता जो दाइश वाली बात है ना, हाँ वो बड़ी एक मज़े का खेज बात है। हाँ, वो मज़े का खेज बात इसलिए है। आपकी नजरों से गुजरा है ना कि ये। जी जी हाँ, और ये आप ये देखिए कि ये किन जराए से आ रही है मालूमात। मौजूदा जो रिजीम ISM, इसे हम देखिए, हम तो और फिर खबरें आ रही हैं DW पर और BBC पर और CNN पर। और नहीं, किसके तवस्सुत से आ रही है, गौर फरमाइए। तुर्की। जी अच्छा, चलें, मैं भी इसी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप जी जी जी। 2021 की गालिबन बात है, हाँ, कि एकदम से किसी अ, मजहूल किस्म की तुर्क खबर रसां एजेंसी से ये बात निकली, और बाकी दुनिया ने तो नोटिस नहीं लिया, हमारे यहाँ एकदम इश्तियाल फैल गया कि असद हुकूमत ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मज़ार मुबारक को हमा में शहीद कर जी दिया। जी, हाँ, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जी जी बेतहाशा। हाँ और इसको फैलाने वाले वही लोग थे जो अर्तुगरुल गाजी और अर्दोगान को खलीफा समझते हैं हाँ, या उनको अपनी सोच के करीब नजर आता है। जी 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 जी। तो वो एक कहलाने को सियासी जमात है, मेरी राय में एक फ़िरका है मुसलमानों का अलग से। हाँ, इधर जी हमारे हाँ या जिसका ज़हूर पाकिस्तान में जी हुआ जी पिछले चंद सालों में। अ, चंद तो नहीं, हाँ, चंद से 50-60 साल पहले। हाँ ठीक है ना, देखिए वो हाँ, रहनुमा अब मिला, लेकिन जी नजरिया तो जाहिर है जी पिछले जी चंद दहाइयों से। जी जी चल रहा है। इसको अभी आपने मेरी एक इस्लाह फरमाई थी एक लफ्ज के लिए, क्या? सह सह्यून सहयून। सह्यून तो ये जो फैसल देव जी कहता है पाकिस्तान के बारे जी के जायन ऑफ हाँ जी जी। हाँ, तो ये अच्छा नहीं, मैं कुछ और कह रहा था, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपको यहाँ पर हमारे यहाँ अर्दवान साहब के इस्लामी हुकूमत के सब ज्यादा वाला और शायदा जो लोग मिलते हैं, हम्म, उन हजरात में एक साहब हैं, मेरा उनसे बराह रास्त तारुफ नहीं है। सही। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि वो जब अफवाह फैली यहाँ पर और यहाँ बड़ा इश्तियाल फैल गया, और मैं हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज जी का मजार जो है वो मैं शाम में था, मुझे बड़ी हैरत हुई।
हैरत मुझे इस बुनियाद पर हुई कि असद रजीम जो थी यकीनन मुस्तबद रजीम थी। हम्म, और यकीनन वहाँ अ, बुनियादी इंसानी हकूक की सूरत हाल नागुफ्ता बे थी, इसमें कोई बिल्कुल शक ठीक। नहीं। हाँ। लेकिन एक मामले में वो निहायत कट्टर थी और वो था हेरिटेज का तहफ़्फ़ुज़ हम्म, और सेकुलरिज्म। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, वहाँ तो अमीर मुआविया का मज़ार भी इंटैक्ट है हम्म, और उसे बंद इस वजह से किया गया कि वहाँ कुछ ईरानी ज़ायरीन ने जाके तोड़-फोड़ की कोशिश की थी 2019 में। हम्म। सिर्फ इस वजह से वो बंद है और मैं जा चुका हूँ वहाँ पर, चूंकि मैं कुछ काम करता था आसार तो ईरानियों को सख्स भी कहा जी गया जी होगा जी, कि भाई उन्होंने तुम हमारे मुल्क में। रिपोर्ट किया उन्हें, हाँ ठीक, बिल्कुल। उन ज़ायरीन को। हम्म, तो वो मौजूद हैं। खालिद बिन वलीद का मज़ार, वो जिसको इत्तफाक से दाइश ने ही डैमेज किया था, वो खेड़ दिया था, उसकी मुरम्मत हो रही है हम्म, हुकूमत दागिस्तान के ताउन से। मज़े की बात ये है। खैर, हम्म, तो मुझे हैरत हुई। तो फिर मैंने अपने एक हमकार से गुजारिश की कि ज़रा मालूमात का। उसने कहा अरे इलाका अभी तक ताज़ा ताज़ा सरकार के जेर नगी आया है हाँ, वगैरह। लेकिन बाहर क्या, वो वहाँ चला गया, नाम मैं नहीं बताऊंगा उसका। हाँ, तो वहाँ गया और उसने तस्वीर भेजी मुझे। हम्म, तो वो बात वाज़ेह हो गई कि वो बिल्कुल शरंगेजी पर मबनी एक हम्म, अ, अफवाह थी। ठीक। अच्छा, यहाँ पर इस पे सबसे ज़्यादा हमारे एक दोस्त जो कि कानून के उस्ताद भी हैं हाँ, और गुज़िश्ता दिनों वो एक बड़े अहम गैर तालीमी मनसब पर भी रहे। सही। उन्होंने मेरा नाम लेकर सोशल मीडिया पर कहा कि मैं इन साहब को नहीं जानता, ये कौन है, लेकिन ये फलां हैं और फलां हैं और ऐसा ही हुआ होगा हाँ, जैसा जैसा सोशल मीडिया पर। जैसा कि हाँ हाँ वगैरह हुआ है। और जाहिर है कि अर्दोगान साहब के मुल्क शरीफ से इत्तला आई है, तो इसके गलत होने का कोई इम्कान ही जी, नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, वगैरह वगैरह। तो बाहर कैफ मैंने जवाब नहीं दिया, दोस्तों ने अलबत्ता उनकी हंसी वंसी उड़ाई वगैरह वगैरह। तो वो अ, उनके यहाँ से किसी चीज को कुछ भी कहा जा सकता है और जो आदमी जा चुका है उस पर तो आप जो भी इल्जाम लगा लगाए दें। वो दुरुस्त ठीक है, है हाँ ठीक। जी जी। तो वो बात में कोई दम नहीं है। वो दाइश वाली बात में, दाइश के जो पुश्तीबान थे और जो उनसे चोरी का पेट्रोल खरीद कर उनकी इकोनॉमी को चला रहे थे, हम्म, अ, वो मालूम है। हाँ, हाँ, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 2016 में कोल्ड वॉर के बाद, इख्तिताम के बाद पहली बार हुआ कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रूस ने फेंका, जिसने जाकर उस पाइपलाइन को तबाह किया जो दाइश दाइश से जी फलाने मुल्क में जा जी रही जा थी। रही थी। हाँ, और उसके बाद से दाइश बैठ गई, चूंकि हाँ, उनका सोर्स ऑफ इनकम वही था। हाँ, और उसके बाद फिर वो रक्का भी बैठ गया, जो उनका खिलाफत का हाँ। हेडक्वार्टर था। और उसके बाद उसके निशानात मिटाने के लिए उस पर अमेरिका ने बमबारी करके उसको सफ़ा बिल्कुल ऐसे से फ्लैट। मिटा दिया और एक कोई 25 मील लंबा काफिला रक्का जी से निकलकर खैर खैरियत से जी इदलिब पहुंच गया। बिल्कुल पहुंच गया। और उसमें इंसान भी थे और जी जी खानदान भी थे बिल्कुल और सही, मिसाइल भी थे और बिल्कुल रॉकेट भी थे। ऐसा ही। बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। खुद नहीं समझ आ रही तो मैं दूसरों को क्या समझा पाऊंगा। अ, विलायत फ़कीह का गुजारा नहीं है। ये क्या लफ्ज़ है? सेहूनियत सहीउनियत या जी सह्यूनियत के जी। साथ। तो क्या हमारे जो खिलाफत के दिलदादा इस्लाम पसंद हैं, हम्म हाल ही में जिन्होंने दमिश्क जी पे कब्जा किया जी है, जी। उनका गुजारा हो सकता है? सहीउनियत के साथ जी। जब गजा में हो रहा था 30 साल से, हुँ। अभी हो सकता। तो जैसे पाकिस्तान के एक बड़े समझदार सहाफ़ी भी हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर भी हैं, जमहूरी गैर जमहूरी जी हुकूमतों के वज़ीर भी होते हैं। हाँ चीन से आजकल पाकिस्तान की दोस्ती के तमाम हुकूक उनके पास जी हैं। जी। वो पिछले दिनों फरमा रहे थे कि आप देखेंगे, हम्म ये थोड़ा ही अरसा है, हम्म ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद जुलानी का हम्म। इसराइल से तनाज़ा ना हो। अच्छा, मोहम्मद जोलानी साहब नहीं, सारी बहस को ये ट्रिवियलाइज करने वाली बात है, ऐसे मजहूल बनाने वाली, कि गोया कि जोलानी साहब कोई खलीफतुल इस्लाम है और वो तमाम फैसले खुद करते हैं। और ना ही ये कोई अफगानिस्तान की तरह का कबायली मुआशरा है कि आपने 20 माशरान को मना लिया तो तौआन या करहन अपने साथ में ला लिया। तो चूंकि जंग खाना जंगी से पहले 98% शरह खानदगी थी सूरिया में, और जंग के दौरान भी जहां जहां हो सरकार सका का कब्ज़ा था, वहाँ कब्जा स्कूल था, थे। या जहां कुर्दों का कब्जा था वहां स्कूल खुले रहे, कोई ऐसा मसला नहीं था। इवन इदलिब में खुले रहे स्कूल। और इदलिब से तलबा और तालिबात इम्तिहान देने यहाँ आते थे हुकूमत के जेर कब्जा इलाके में, और बोर्ड वापस भी चले बोर्ड एक जाते ही थे। है। बोर्ड एक ही है जी, हाँ, ठीक है जी। वो कुर्दों ने एक अपना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, मजबूर हो गए वो भी वापस। जी। तो ये वो नहीं है कि जोलानी साहब ने फैसला कर लिया तो कल से भाई भाई हो गए नेतन्याहू और जोलानी साहब।
नहीं, वो कह रहे हैं कि ये मौजूदा शाम जो है ना, जी जी, ये आज नहीं तो कल इसराइल से टकराएगा। मेरा ख्याल है इस बात में वजन है, इस बात में वजन है। उसकी वजह ये है कि पब्लिक सेंटीमेंट जो है ना, वो एंटी इसराइल वो है। एंटी इसराइल है, और बतमाम व कमाल एंटी इसराइल है। हाँ, यानी आपको लेबनान में तो कोई ना कोई दबे लफ्जों से कम अमन कायम करने की वकालत करता मिल जाता है, हाँ। शाम में तो चाहे कुछ भी हो। 1967 में गोलान की जी पहाड़ियां इसराइल ने जी कब्जा की, जी तो 100% शामी ये चाहते हैं कि ये कब्जा वापस हो। जी जी। इसके अलावा अ, मुझे सही तादाद अब नहीं मालूम कितनी है, बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मुहाजिरीन है सूरिया में, हम्म। जिनके पास सिर्फ पासपोर्ट नहीं है। बाकी तमाम। बाकी तमाम वो शामियों के बराबर हैं, हाँ, उन्हें सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमत में शामिल होने का उतना ही हक है जितना किसी शामी शहरी को। और जिन चंद हजार फलस्तीनियों पर सख्ती की गई है वो उनके सियासी ख्यालात असद हुकूमत के जी, बारे में उस वजह से था, इस वजह से नहीं था कि ये कोई दूसरे दर्जे के नहीं लोग। नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि बड़े उन्होंने एक तकरीर में तासुब का इजहार किया कि इन्होंने हमारी पीठ में खंजर घोंपा, इन्हें हम अपना भाई मानते थे। भाई मानते थे। और वो जो यरमुक कैंप है, मुखय्यमात वगैरह, तो वो बिल्कुल कैंप नहीं थे, वो तो बाकायदा ऐसे थे जैसे कि G11-3 के फ्लैट्स। हाँ। जी जी। क्या ख्याल है कि हमास के साथ ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं, हमास के एचटीएस के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है, हैं, है, तो क्या ईरान इस जरिए से वापस वो जो हिजबुल्लाह के साथ उनका एक सप्लाई चेन टूट जी गई है जी। उसे बहाल करवा ले? ऐसी च- आपका क्या ख्याल है? वहां रहे हैं, आप जानते कयास आराई की जा सकती हैं, है। वो क्या सराही जानना चाहते मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि ये जो असद साहब बगैर पसोपेश के चले गए वहां से, हैं? जी जी। तो ये एक सौदा हुआ है। सही। सौदा ये हुआ है कि हम हिजबुल्लाह की जो कुव्वत जनूबी लेबनान में, हम्म। और खसूसन जो बर्जुल बराजना और सनल फील, ये जो बैरूत के इलाके हैं, हम्म। यहाँ पर हम उसे मजीद ख़राब नहीं करेंगे, हम्म। जिस हाल में उसी में छोड़ देंगे। हम्म। अलबत्ता शाम में अमल दखल से आप बाज आ जाएं। हम्म। ठीक। ठीक है। तो और जवाब में अच्छा, दूसरी जानिब रूस के साथ ये है कि जहां असद साहब गए, दूसरे ही रोज जेलेंस्की साहब ने कहा कि अच्छा, जिन इलाकों पे आपने कब्जा कर रखा है उन्हें भी रख लें, हम्म। लेकिन बस मजीद जंग बंद कर दें। हाँ, ये तो। ठीक है ना। तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मेरा गुमान है कि ये हुआ है सिलसिला। तो फिलहाल वो इम्कान दब गया है, लेकिन वो इम्कान मौजूद है। तो ये जो 60 रोजा हिजबुल्लाह के साथ जी जंगबंदी है, जी जी जिसमें अभी चंद जी। हफ्ते शायद और बाकी हैं, है जी। उसके बाद क्या ये रिज्यूम हो जाएगा मेरा तनाज़ा? मेरा नहीं ख्याल, मेरा मेरा गुमान है कि क्योंकि क्योंकि इस इसमें दौरान फायदा, गजा की जंग बंद हो जाएगी। जी एक तो ये वजह है, कोई हाँ। बहाना नहीं रहेगा उनके हम्म। पास। दूसरे, काफी हद तक उन्हें नुकसान पहुंचा है हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह को। हाँ। आप ये देखिए कि जो अभी तब्दीली आई है लेबनान में, हाँ। ये सदर साहब माइकल ओन सदर ऑन बने। साहब बन गए हैं, और जोसेफ ऑन। हाँ, सॉरी। अच्छा, उससे भी अहम ये है कि वो नवाब सलाम साहब प्राइम मिनिस्टर आज बन गए हैं लेबनान के। लेबनान के। हम्म। तो नवाब सलाम और ये जोसेफ ओन दोनों को किसी तरीके से सऊदी अरब की वो। जी, तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ हाँ। कि इससे पहले मैं, ये कड़वा घूंट है एक तरह से हिजबुल्लाह के लिए, क्योंकि वो पार्लियामान के अंदर भी वो बड़ी अहम हाँ, पिवटल पोजीशन बिल्कुल रखते थे। बिल्कुल। खुद सामने नहीं आते थे, लेकिन वो बादशाहगर थे। हम्म। तो ये बात मेरे लिए बड़ी दिलचस्प है कि ऑन साहब का नहीं, नवाब सलाम साहब का वजीर आजम बन जाना और किसी का कोई पसोपेश ना करना। ये अपनी तरह के हरीरी हैं। थोड़ा ये वकील है, जज हैं, ये बुनियादी तौर पर ये जज हैं, और वकालत से ताल्लुक़ है इनका, कानून के पेशे से। हरीरी साहब की तो जो कुव्वत थी वो उनका पैसा था, हाँ। जो अक्सर और बेशतर सऊदी अरब से कमाया गया था, जी जी। और उनके अब्बा ने कमाया था। हाँ। तो लेकिन ये वो वैसे मतलब सऊदी अरब की जेब में नहीं है मेरे ख्याल में, नवाब सलाम साहब जैसे जैसा कि साद ये हरीरी रफीक। साहब थे। हाँ। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि, और ये कतन, अगर हालात ऐसे ना होते तो मेरे ख्याल में ये कतन हिजबुल्लाह को काबिल कबूल ना होते हम्म। नवाब साहब। तो उन्होंने कुछ पसपाई इख्तियार ज़रूर की है। जी जी। अलबत्ता मेरा ये ख्याल है कि उन्हें जड़ से उखेड़ना बहुत मुश्किल है हिजबुल्लाह को। सही। उसकी वजह सिर्फ अहम फैक्टर है मजहबी, हाँ। एक और अहम फैक्टर। ऑर्गेनिक है, मतलब जी वो जी। ऐसे नहीं कि नहीं बाहर से आकर नहीं किसी ने प्लांट किया है, वो खुद जनूबी लेबनान जी के लोगों की जी। तंजीम है। और अच्छा, एक चीज़ जहन में रखिएगा, हाँ। जिसको हमारे दोस्त अक्सर नहीं समझ पाते मेरे ख्याल में, जी जी। कि हिजबुल्लाह शिया पार्टी नहीं है। जी।
हिजबुल्लाह शिया का पार्ट नहीं है, हाँ लेकिन वो शियों में ज्यादा मकबूल है। मकबूल है। ठीक है, जैसे अवामी नेशनल पार्टी पख्तून नेशनलिस्ट पार्टी नहीं नहीं है, है लेकिन लेकिन उसका वो पावर बेस पख्तून है इत्तेफाक से। हाँ ठीक है, उनका एक मुल्कीर एजेंडा है। और सारे शिया हिजबुल्लाह में नहीं नहीं है, नहीं, अमल में जी जी, बहुत ज्यादा लोग हैं। बल्कि राइट विंग पार्टियों के साथ भी हैं। हाँ अच्छा, हरकतुल अमल तो खैर अब साया है अपने माजी का, अलावा इसके कि वो एक मुस्तकिल नबी बर्री साहब स्पीकर चले आ रहे हैं, इंशाल्लाह मरते दम तक रहेंगे रहेंगे वो। वो हाँ, मेरी पैदाइश से पहले जी बोलते जी। थे। हाँ तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि हिजबुल्लाह की एक तो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वहां पर, हाँ दूसरी बात यह है कि उनका एक पैन लेबनीज एजेंडा है, हाँ यानी उनकी जो मुआशी पॉलिसी है वो पूरे लेबनान के लिए है। हाँ, उनके बैंक हैं और उनके नहीं, मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि वो चाहे एक सीट भी माउंट लेबनान से ना ले सकें, लेकिन जब वो अपना इंतखाबी मंशूर पेश करते हैं उसमें तरक्याती मंसूबे माउंट लेबनान के लिए भी भी होते होते हैं। हैं ठीक और है ना जी, त्रिपोली के लिए भी होते त्रिपोली के होंगे लिए, जहाँ सैदा हाँ के लिए, हर हाँ जगह। हाँ ठीक ठीक है है। ना, तो ये फर्क है एक। तो अच्छा, एक मुल्कगीर कौमी जमात है। एजेंडा के लिहाज से कम अज कम। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों में जिसे कहते हैं जिनका होल्ड था, वहां पर जो पब्लिक सर्विसेज थी ये बाकायदा एक स्टेट विद इन स्टेट थे, जी जी और वो बहुत बेहतर थी बाकी लेबनान से। बाकी लेबनान से ठीक जी है, कहा यह जाता है कि इनमें निस्बतन बदउनवानी भी कम थी। जी। ठीक है, और आप माउंट लेबनान के रहने वाले हैं, आपको दिल का मसला हो गया, अगर आप बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हिजबुल्लाह तो के आप अस्पताल में हिजबुल्लाह के चले जाएं। अस्पताल में हाँ चले जाएं, आपका बाकी अच्छा इलाज हाँ होगा। ठीक है ना जी, तो वो ऑर्गेनिक है, हाँ और जी सर्विसेज भी प्रोवाइड करना उनका बेहतर है, और सिक्योरिटी, हाँ चोरी चकारी नहीं होती हिजबुल्लाह के मोहल्ले में, हाँ स्नैचिंग नहीं होती, ये छोटा स्मॉल क्राइम नहीं होता। हाँ। ठीक है ना जी। अच्छा, तीसरी बात यह है कि और यही चीज शाम में भी नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। शाम में तो खाना जंगी से पहले घर को ताला लगाने का तस्वर नहीं था, लोग महीनों यूरोप चले जाते थे सिर्फ कुंडी लगा के, सफाई वाले आए, सफाई की, बंद करके चले गए। अब भी तो खैर, अ, मेरा ये ख्याल है हम्म कि हिजबुल्लाह जो है वो अब जख्म चाट रही है, हम्म और वो अपने अंदरूनी मसाइल से निबर्द आजमा है इस वक्त। हम्म। मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर कोई फ्लेयर अप होने का चांस है, चूंकि लड़ने में ज्यादा जोखिम दरपेश है बनिस्बत आराम से बैठने के और अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के। ये मेरी राय तो है। जब तक शिबा फार्म्स का 10 किलोमीटर का इलाका इसराइल के कब्जे में है जी, तब तक हिजबुल्लाह वो एक अहम फैक्टर है, बिल्कुल है। है। जी जी और गजा के 22 लाख फलस्तीनी जी जिनमें अब ये अंदेशा है कि 20 लाख रह जी। गए, 2 लाख के लगभग लोग मारे जी, गए, वो गजा छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, जी नहीं जाए। चाहे गजा की तामीर नौ में अगले 100 साल लग जाए। जी आप वैसे एक आज जंगबंदी हो जाती है जी तो आपको तबाह हाल मुआशरों और इलाकों की तामीर का काफ़ी तजुर्बा है। जी आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बता सकते हैं कि कितना अरसा लगेगा? सेहत, तालीम, रिहाइश हर तरह का वो एक तो मलियामेट हो गया ना, तो जी। ये 20-22 लाख लोगों को दोबारा से आबाद करने में खर्चा कितना आएगा और साल कितने लगेंगे? अच्छा, खर्चे के तो बहुत से एस्टिमेट्स हैं, हुँ, 500 बिलियन से लेकर और 3 ट्रिलियन तक के। हुँ, अम, लेकिन अगर मफरूज़ा तौर पर खातिर खा वसाइल आ जाते हैं, जी, और इस काम में, बहाली के काम में जो मकामी लोग हैं, गजा के लोग हैं, हुँ, अगर उन्हें कुछ इख्तियार दिया जाएगा हुँ, तो मेरे ख्याल में एज अ प्रोफेशनल जी, जी। 10 साल से ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, मेरे ख्याल में। और ये जो एक अफ़वाह चली हुई है कि इसराइल गज़ा के बाद मगरिबी किनारे में भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहता है, जैसा उसने गज़ा में किया है। देखिए, अफवाह पर तो कोई इजारादारी नहीं है किसी किसी की की, कोई इजारादारी नहीं, लेकिन आपका मुशाहिदा और मुतालिया और लेकिन अगेन वही बात है इंसेंटिव्स की। हुँ, वहां कोई इंसेंटिव नहीं है उसके पास, वो उसे नहीं छेड़ रहा है, ये उन्हें तंग करता है, ये एराज से काम लेते हैं, टॉलरेंस से, हुँ, और इसी वजह से ये तशनी और तंज का भी निशाना बनते हैं कि जी आप बुजदिल हैं और फलां हैं, लेकिन वो महमूद अब्बास साहब और दीगर जो पीएलओ के अरकान हैं, हुँ, वो उस तरह की, यानी मिलिटेंट रेजिस्टेंस को तो वो फॉर्मली खैर बात कह चुके जी, हैं। हाँ, तो उसका अखलाकी जवाज तराशना भी बहुत मुश्किल होगा, आलमी बरादरी के सामने भी, हुँ, इवन अमेरिका के सामने भी। सही।
और अगेन वही बात है, इंसेंटिव्स की बात है, क्योंकि अगर वहाँ गली गली में लड़ाई शुरू हो जाएगी तो फिर यहूदी मरेंगे बहुत से। वो जो मैंने आपसे इसराइली दहशत क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते वो। सही। अच्छा, ऐसी बात से बात निकल रही है और आपकी मौजूदगी में हर वो बात पूछ लेनी चाहिए जब तक आप ये ना कहें कि शौजब ये बंद करो, मैंने घर जाना है। महमूद अब्बास डॉक्टरेट है, जी उनका पीएचडी का थीसिस इस चीज पर है कि होलोकॉस्ट नहीं हुआ। जी। अच्छा, ये थोड़ी सी ब्रॉड स्टेटमेंट है। मैं आपके सामने जी। इसलिए हम्म। धड़ल्ले से बोल दी कि आप जी। मेरी इस्लाह करें। अच्छा, नहीं, वो उनका ये कहना है कि वो द फैक्ट्स एंड फिगर्स हैव बीन ग्रोसली एग्जेजरेटेड। सही। ये अब्बास साहब का भी थीसिस है और ये कोई ओरिजिनल थीसिस नहीं है। हम्म। जो एक बड़ी अहम चीज है जिसकी वजह से यूरोप में, खसूसन जर्मनी में, हम्म। पोलैंड में, इन ममालिक में इसराइल जो है वो अपने असर व नफूज को बरकरार रखता है, वो है उनकी गिल्ट पर जी तेल छिड़कते जी। रहना। तुमने हमारे साथ ऐसा किया, फलां किया, हाँ, फलां किया, तो बड़ी एक सेंसिटिविटी है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है हाँ। ना जी। तो अब्बास साहब का थीसिस इस पर है कि जी इट्स ग्रोसली एग्जेजरेटेड, बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए हैं ये दादो शुमार, हम्म। जुल्म हुआ है। लेकिन वो कहते हैं वो हमारे साथ भी नकबा में क्या क्या नहीं हुआ हम्म। 48 में। गजा की जंग के दौरान अभी चंद महीने पहले डीडब्ल्यू पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसमें ये साबित किया गया है कि फाइनल सोल्यूशन जी। एडोल्फ हाइकमैन के साथ मिलकर वो जो हम्म, जिस भी महल में बैठकर ये तय हुआ था उसमें अमीनुल हुसैनी मौजूद थे, मुफ्ती आजम फलस्तीन। हम्म, और उन्होंने ये कहा था कि जो आप कर रहे हैं यूरोप में, हम्म, हम भी फलस्तीन जी में यहूदियों के साथ यही करना चाहते हैं। तो वो देखने वालों को ये तासुर दे रहे थे कि हिटलर और हाइकमैन को ये ख्याल कि इसको जी इस तरह करके मारो जी। कि फलस्तीनी उस जमाने में फलस्तीन ये का। वही अर्ज है हाँ, कि जैसा कि जैसे जैसे कि आप बशारुल असद को दाइश का हमदर्द साबित कर दें, चूंकि हाँ जब तक शेर अपनी तारीख नहीं लिखेंगे तो फिर सारी शिकारियात की कहानियां शिकारी ही लिखेंगे। जी जी जी। अलबत्ता हाँ हम्म, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अमीनुल हुसैनी साहब में दूरंदेशी का फुकदान दिखाई देता है, जी। पहली बात। और खसूसन वो अश्कनाज़ीम के यानी यूरोपीय यहूदियों के वहाँ आमद पर खुश नहीं थे। हाँ, ठीक है मकामी अरब खुश नहीं थे और वो जी। भगा रहे थे। हाँ, हुसैनी साहब, हाँ, हुसैनी साहब को कुछ मजहबी मसाइल भी थे थे उसके बिल्कुल। हवाले से हाँ। वगैरह। और अ, लेकिन आप ये देखिए कि वो माइन कैम्फ तो इस मुलाकात से काफी पहले की लिखी गई है। हम्म। ठीक है, और हिटलर साहब उससे पहले भी एक्टिव रहे हैं। हम्म। और राइट विंग नाजी ख्यालात जो हैं, ये तो पहली जंग अजीम से भी पहले थे। जो पहली जंग अजीम के बाद जो सैंक्शंस वगैरह लगे हैं उसमें वो मजीद मकबूल हो गए। तो मेरा ख्याल है कि वो हिरन पर घास लादने वाली बात है कि नहीं, आपने जब ये कह दिया जी ना कि मैन काम्फ तो बहुत पहले जी लिखी जी गई है, मेरे ख्याल से वो जो तारीखी जी जी जायल हो जाता जी है। जी हाँ। जी। हुसैनी साहब और शायद आपको इल्म होगा मैं चलिए एक आप। और चीज। हाँ, आप खुद ही बताएं, मैं नहीं अच्छा अच्छा। पूछता। दूसरे साहब जिन पर बड़े मेहरबान थे हिटलर साहब और उनको तोहफे वगैरह देते रहते थे, वो हमारे अल्लामा मशरकी थे। हाँ, अलायतुल्लाह मशरिकी जी, तहरीक वो गाड़ी खालसा। अभी भी खड़ी है, बड़ी हाँ बुरी हालत हाँ, है और लेकिन किसी को मौजूद ठीक करना है। चाहिए उसको। इंडिपेंडेंट उर्दू ने गालिबन एक अच्छा अच्छा। रिपोर्ट बनाई है, अरे अच्छा ढूंढ ढांड के वो गाड़ी अच्छा। पर जी रोल्स राइस जो जी हिटलर ने तोहफा जी जी भेजी। जी, वो खड़ी है अभी भी। हाँ मैंने देखी है हाँ। बहुत पहले, इच्छरा में। वो तो ये बात ये है कि माइन कैम्फ और उससे पहले भी फिख्टे नाम के एक साहब गुजरे हैं, वो थे असल में ये जो बहुत सारा यूजेनिक्स और ये फाइनल सॉल्यूशन वगैरह वगैरह जो है ना, इसके जो थियोरेटिशन थे हम्म। उनमें बड़ा अहम नाम फिख्ते साहब का है, जो कि 19वीं सदी में गुजरे। तो उनकी मबसूत तसानीफ मौजूद है। हम्म। अभी दोबारा छपी है, रॉबर्ट बी डाउन्स की एक किताब है, बहुत अच्छी। उसका तर्जुमा किया था मौलाना गुलाम रसूल मेहर ने, हाँ। जो कि मेरे रूहानी पीरो जी मुर्शिद जी जी लिसानियात के अतबार से जी जी समझता जी। हूँ। तो उसमें फिक्रे साहब की किताब का बहुत अच्छा एक इख्तसारिया मौजूद है, वो देखिएगा, दोबारा छप गई अब। तो ये सोच पुरानी है। हम्म। हुसैनी साहब इस कदर साइंटिफिक माइंड के आदमी होते कि अगर वो गैस चैम्बर का आइडिया देते। आइडिया देते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते हाँ फलस्तीनियों के भी। हाँ अलबत्ता ये है कि अच्छा, जो वो कहा जाता है जी कि फलस्तीनियों ने अपनी ज़मीनें बेची वगैरह, हाँ।
अच्छा, वो बेची गई, हाँ, इसमें शक नहीं, इतने बड़े पैमाने पर हरगिज नहीं बेची जी गई। गई, जी, जी। अच्छा, जो लोगों ने उस वक्त मना कर रहे थे, हुँ, बशमूल बादशाह खान, कि ना कि ये करो। मत बेचो, इसी तो इसमें कितनी सदाकत है कि बादशाह खान हज करने गए जी जी और बरसता बैतुल जी जी मुक़द्दस गए, और बैतुल मुक़द्दस गए तो वहाँ देखा कि यहूदी जो हैं, वो फ़लस्तीनी अरब जो हैं, वो अपनी ज़मीनें यहूदियों को बेच रहे हैं। तो जी। बादशाह खान ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हम्म, तो उन्होंने कहा देखो आखिरी सदी है, बिल्कुल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी की आमद है, जी जी। तो वैसे ही हमारे पास ही आ जाना है सब कुछ। तो उन्होंने लिखा है अपनी आप बीती में। आबीती में, जी जी, उन्होंने जिक्र किया। और ये अकेले आदमी नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, बेतहाशा लोगों ने लिखा है। हमारे अरब अखबारात जो ज़माने के फ़लस्तीन में छपते थे, उनमें भी फतावा छपा करते थे। अच्छा, ये बड़ा वो है ना, मसलन अ, आप नौजवान हैं, शायद आपके बचपन में आप सुना होगा कि हाँ जी, 14वीं सदी में तो लिखा हुआ है कि ऐसा ही होगा। हाँ, अब जो हाँ, अम्मी जी कहती थी, जी। नानी कहती थी, दादी कहती थी कि इससे पहले 14वीं मैंने सदी। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल जब पढ़े कोर्स में, हाँ, तो उसमें भी एक मुकालमा है कि हाँ हाँ, 13वीं सदी में तो ऐसा होना लिखा ही था। हाँ, तो ये हर सदी का एक मुगालता हाँ, चलता चला आ चलता रहा है। रहता है। तभी अल्लामा इकबाल तंग आ गए और उन्होंने कहा कि भाई वो मीनारे दिल पे अपने खुदा का नजूल देख, हाँ, ये इंतजारे मेहदी और ईसा भी छोड़ दे। ठीक है ना? तो तो ये है, ऐसा हुआ, लेकिन इतने स्केल पर नहीं हुआ। अलबत्ता उसे एक फुट होल्ड जमाने का मौका मिल गया। हाँ, मैं अभी येल यूनिवर्सिटी की एक किताब, वो मैं अपने नहीं चाह रहा था आपके सामने निकालूं, लेकिन वो मोबाइल में है। येल ने किताब पब्लिश की है कि होलोकास्ट में जी फ़लस्तीनियों का क्या किरदार। जी। और मैं उसका जो अच्छा। मुकदमा है वो सारा, मैंने जी अभी जी आपके सामने बात उठाई जी है, डीडब्ल्यू में जी डॉक्यूमेंट्री की सूरत जी। आया है, येल यूनिवर्सिटी से किताब की सूरत में। एक किताब है रूल बाय डिसेप्शन, वो बड़ी दिलचस्प किताब है, जो दो साबिक मोसाद एजेंटों ने लिखी है, और इलीगल रीप्रिंट भी मिल जाता है उसका। नहीं, वो लिबजन से भी मिल जाएगी, वो जहाँ एक एक जैसे टोरेंट से फिल्में डाउनलोड होती जी हैं, जी। इस तरह लिबजन अच्छा, से लिबजन, किताबें डाउनलोड चलिए होती मेरे हैं। इल्म में इजाफा हुआ। रूल। बाय डिसेप्शन है गालिबा उसका नाम। तो वो, उसमें बताया गया है कि वो एकेडमिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं जमीन हमवार करने के लिए। और पहले वो बज़ाहिर एक मारूजी तरीके से एक पेपर छपता है, फिर उसके जो ब्लाइंड रेफरीज हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, और इस तरीके से वो आगे चलते हैं। तो उसमें जो खास इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, वो मोसाद का किरदार था श्रीलंका की खाना जंगी में। मोसाद को श्रीलंका की खाना जंगी से क्या दिलचस्पी थी? हाँ, पढ़िएगा आप किताब। इसी हाँ, रूल। इसी हाँ में, जी, हाँ, ठीक। इसमें वो गालिब हिस्सा इसी बारे में, चूंकि ये दोनों केस ऑफिसर थे श्रीलंका के लिए। तो पाकिस्तान को क्या दिलचस्पी थी श्रीलंका की खाना जंगी से? तामल और सिंधाली और सार्क, और तो फिर हिंदुस्तान का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना, और फिर अ, मतलब। आपको अंदाजा होगा कि इससे कहीं और बुनियादी दर्जे की बात थी, घटिया दर्जे की बात थी, कोई स्ट्रेटेजिक मफादात नहीं थे, कारोबार था। जो मैं ऐसे ही मतलब। जी जी। दोनों तरफ माल बेचा जा रहा था। मोसाद ने भी लिखा है कि बाज़ औक़ात तो मुश्किल हो जाती थी, हमारे पास लोग कम थे और वो दोनों के साथ मीटिंग का टाइम कोइंसाइड कर जाता था। कि सिंधालियों से मिले कि जी जी तामलों से जी मिले। जी। जी, जी, जी। यहाँ भी ऐसा रहा, एक हमारे दोस्त यहीं रहते हैं पास ही, तो वो माशाल्लाह बड़ा फजले रब्बी हुआ उन पे, श्रीलंका तो के उस्मान लोग। भाई, एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया मरीख पर जा रही जी है और वहाँ कॉलोनियाँ बना रही है, और मरहूम है वो साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ये कह जी रहा है कि 100 साल में अगर आपने सैयारा ज़मीन हम्म, को छोड़कर इधर-उधर जी मकान न बनाए, जी जी तो ये जो आप एआई में कर रहे हैं काम, जी ये जल्दी आपकी नौ को ख़त्म कर जी देगा। जहाँ इस कदर साइंटिफिक जी तरक्की है, सीधी-सीधी मादियत परस्ती, जी मटेरियलिस्टिक जी। डेवलपमेंट। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर ट्रंप हैं, हम्म, जो ये मिसियानिक किस्म की पेशगोइयों को भी जी बतौर जी। इंतखाबी एजेंडा सामने पेश करते दरअसल, हैं, जिन लोगों को लगाते हैं वो। मैं वो देख रहा था यरूशलेम में जब मुंतकिल हुआ अमेरिकी सफारतखाना, तो वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हमारे मोहल्ले की किसी वो कुलखानी की जी महफिल जी, हो रही है। बिल्कुल ऐसे। आंखें बंद करके लोग जी ऐसे करके जी जी। तिलावत इंजील कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखो खुदा का मुआजिज़ा पूरा हो रहा है, दुरुस्त। ट्रंप खुदा का अवतार है, वगैरह वगैरह। तो ये कहाँ, एक तरफ मटेरियलिज्म अपनी इंतहा पर है, हम्म, तो दूसरी तरफ एक अजीब तरह की इंतहा पसंद ताबीर है दुनिया की कि बस अच्छा, अभी देखिए ये कैसे। मेरा ख्याल है कि इसके डांडे मिलते हैं न्यू लिबरलिज्म से। हुँ, वो इस तरह के जो हुकूमत है, उसका तरक्की में या प्रोग्रेस में किरदार बहुत महदूद हो गया न्यू लिबरल ममालिक में। तो वो अपना जो चाहें करते रहें, लोगों को जिस तरीके से भी उल्लू बनाते रहें। हुँ। मार्केट को से सरोकार नहीं है। एआई में जो, या दीगर टेक्नोलॉजीज में जो सबसे लोग आगे आगे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर है।
वो मार्केट फोर्सेस हैं। ठीक। मस्क साहब जो कर रहे हैं ऐसा थोड़ा ही है कि उन्हें अचानक एक सुबह उठे और इदराक हुआ कि अ, दुनिया खत्म होने वाली है या ये है या वो है। कारोबारी मफाद है, तो वो मार्केट ड्रिवन है। ये जो मरीख पे जा रहे हैं लोग, या जो लोग माइक्रोसॉफ्ट बना रहे हैं, या जो लोग एप्पल बना रहे हैं, ये तो ट्रम्प साहब बल्कि इन पे डिपेंडेंट है। उन्होंने छोड़ रखा है कि आप इसी में लगे रहें, जिक्र सुबगाई में हम्म। मस्त रहें आप, हमें अपना काम करने दें, हमें इंसेंटिव्स दें, हम पे टैक्स ना लगाएं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अभी तक हम सलीबी जंग के जमाने में। अच्छा, अच्छा, वो देखिए, जो इसको यकसर रद्द नहीं किया जा सकता, हाँ। इस बात को। ऐन मुमकिन है कि जो यूरोपीय सलीबी कुव्वतें थी, हम्म। उनका जो पैशन था या जो उनका ड्राइविंग फोर्स था, वो वाटर डाउन हो गया हो। हम्म। लेकिन हम अभी तक सलीबी जंग के दौर में, हमसे मुराद सिर्फ हम हैं, दुनिया नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, तो हम हैं, बिल्कुल हैं हम। और इंतजार मेहदी ईसा भी जारी है कि नहीं? बिल्कुल। है ना? लेकिन दिलचस्प है ना जी, कि 1090 में पोप, जी, फिर 1790s में नेपोलियन जी, जी, यूरोप की यहूदियों जी, से कहता है मेरा साथ दो, मैं जी, तुम्हें बैतुल मुकद्दस वापस लेके जी, जी। दूंगा। तो मतलब नेपोलियन जी, जी, का चर्च से क्या ताल्लुक है? नहीं, नहीं, कोई ताल्लुक नहीं उसका चर्च से, लेकिन उस तरह से। हाँ लेकिन देखिए आप, हमारे यहाँ भी तो कश्मीर वापस दिलाने पर इलेक्शन लड़ा जाता है। हाँ, लड़ने वाली पीपल्स पार्टी होती। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। या लाल किले पर सब्ज हिलाली परचम लहराने पर भी इलेक्शन लड़ा जाता है। तो ये एक किस्म का इंतखाबी नारा था। हाँ, बस तो फिर ये 1917 में जी, दिसंबर की कोई तारीख थी जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, जी, जी, बरतानवी अफवाज वहां जी, दाखिल हुई। जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये सुर्खी थी कि 1000 साला जी, तसल्लुत के बाद जी, बैतुल मुकद्दस को आजाद करवा लिया जी, गया। जी, जब 49 में जी, चाइना में हम्म, अवामी इनकलाब आया तो जी, अमेरिकी कांग्रेस में इस पर बहुत बहस हुई कि आप दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले जी, मुल्क को जी, एक गैर मसीही जी, कौम के जी। तौर पर कैसे कबूल कर सकते हैं? अच्छा, साउथ वो कोरिया के जो जी, एडमिनिस्ट्रेटर थे वो जी, थे कोरियन, जी। मगर वो कैथोलिक क्रिश्चियन थे, कन्वर्ट। एक्चुअली वियतनाम। मुझ पर बड़ी इंकशाफ हुआ कि साउथ कोरिया में अक्सरियत कैथोलिक क्रिश्चियन है। मेरा तो ख्याल था बुद्धिस्ट है, लेकिन मेरे इंकशाफ था पिछले ही साल पता चला मुझे। पिछले साल मुझे पता लगा कि साउथ वियतनाम में जी, जिस साहब जी, को इंस्टॉल किया हुआ जी, था वो थे वियतनामी, जी, मगर वो कैथोलिक क्रिश्चियन क्रिश्चियन थे। थे। जी, जी। तो ये अच्छा, वो देखिए, जो वो है ना, कैथोलिसिज्म तो खैर एक अलग बहस है। हाँ नहीं, हम लेकिन बात कर रहे हैं सलीब जी, के जी, पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, लेकिन अब जितना मेरा महदूद एक्सपोजर रहा है यूरोप से या दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक से या सो कॉल्ड क्रिश्चियन ममालिक से, हम्म। वहाँ क्रिश्चियनिटी का वो मतलब नहीं है अब। वहाँ कुछ वैल्यूज हैं। हम्म। मिसाल के तौर पर, अच्छा, वो तब्दीली हर जगह आती हैं। जी। फिर वही आता हूँ कि ज़राए पैदावार की तब्दीली के साथ। मैं बरतानिया पढ़ने के लिए गया, तो वहाँ एक मकामी पाकिस्तानी ओरिजिन का बच्चा था, जूनियर, और वो आरिजी तौर पे उस हॉस्टल में था जहाँ मैं। तो सुबह कॉफ़ी पीते हुए, तो उसने ताज़ा ताज़ा इस्लाम को रिडिस्कवर किया था। हम्म। वो यंग बच्चा था, उर्दू भी नहीं जानता था, अंग्रेजी बोलता था। तो मुझे बता रहा है कि जी, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो बड़े वहाँ के हालात ख़राब थे मक्का के। तो मैंने कहा कि मसलन, कहता, दे वुड चीट इन द मार्केट प्लेस। हाँ। नाउ चीटिंग इन द मार्केट प्लेस इज सच अ 19th 20th सेंचुरी कॉन्सेप्ट। यस। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो हमारे यहाँ महदूद है। हाँ। हमारे यहाँ वही कहीं बुत परस्ती थी। हाँ। ठीक है ना? अब वो बुत परस्ती रेलेवेंट हो चुकी है हाँ। प्रैक्टिकली एज अ हाँ। पॉलिटिकल फोर्स में भी। जी। तो उनके नजदीक जो आप कहते हैं क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन वैल्यूज, नॉन कंट्री, तो क्रिश्चियन वैल्यूज का कुछ और मतलब है। एसेंशियली क्रिश्चियन वैल्यूज आर कैपिटलिस्टिक वैल्यूज। और डेमोक्रेसी लाइक ये भी, थिंग्स लाइक दैट। जी, जी, जी। तो वो क्रिश्चियनिटी है, वो प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स पर तो पूरा वेबर साहब का काम है, जी। आपको पता ही है। तो वो मतलब नहीं है जैसा कि हमारा ये ख्याल है कि गोया वो पोप को लाकर बैठा देंगे यहाँ पर और वो सलीब बुलंद हो जाएगी। क्रिश्चियनिटी इज लाइक अ कंस्ट्रक्ट which is quite intertwined with capitalistic, now unfortunately neoliberal thoughts. कास्त्रो ने कहा था कि जब जी, लैटिन अमेरिका से पोप आ जाएगा जी, और काला और वो सदर होगा स्याफाम अमेरिका। जी, उधर अमेरिका में जी, आके बैठ जाएगा, जी, तब क्यूबा और अमेरिका के तल्लुकात बराबर हो जी, जाएंगे। जी। कैसा प्रोफेटिक। क्या बात, क्या बात, एक एनालिसिस पर मबनी था। जी, जी,
उस्मान भाई आपके साथ बैठे रहे ना नवाज और बातें करते रहें, और ऐसे ही कभी इधर से ग्लोब हमारे सामने हो और कभी यहाँ तारीख पकड़ लें, कभी यहाँ मईशत पकड़ लें, कभी यहाँ मुआशरत पकड़ लें, सियासत पकड़ लें, तल्लुकात देख लें आलमी, या बैनुल मज़ाहिब मुकालमा कर लें, लगता ही नहीं है कि हम किसी ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जो महज एक मौजू का माहिर है नहीं, बड़ी या एक मोहब्बत है आपकी। मौजू का तालिब इल्म है। और मेरे लिए तो बहुत कुछ था सीखने नवाजिश, समझने के असल लिए। में आवारा खानी जो है वो एक मेरी आदत है। बहुत शुक्रिया, बड़े बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत मजा बहुत आया, शुक्रिया। बहुत लुत्फ आया नवाज।